हाय गाइस, व्हाट्स अप, इट्स फाद। वेलकम टू माय वेब डेवलपमेंट सीरीज़। तो पिछली वीडियो में हमने HTML सीखा था और आज की वीडियो में हम CSS सीखने जा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है पिछली वीडियो तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो को जाके देख लीजिए, फिर आप ये वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये वीडियो भी बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाला हूँ। बस एक रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ा बहुत HTML आना चाहिए पहले से। वो वीडियो आप देख लीजिए, देन वी विल स्टार्ट विद दिस वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने HTML लैंग्वेज सीखा था, तो इस वीडियो में भी हम एक न्यू लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है कास्केड स्टाइल शीट्स। तो ये जो ये लैंग्वेज है हम यूज़ करेंगे अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। जैसा कि आपने देखा था कि HTML के थ्रू हम वेबसाइट में कंटेंट ऐड कर रहे थे और अपने वेबसाइट को स्ट्रक्चर दे रहे थे, बट वो बहुत ही बोरिंग दिख रही थी। अगर हमको हमारी वेबसाइट में स्टाइलिंग ऐड करनी है, कलर्स एंड ऑल ऐड करना है और अलाइनमेंट करनी है चीज़ों की, और बाकी चीज़ें जो भी एनिमेशन एंड ऑल जो भी होगा वेबसाइट में, वो हम CSS के थ्रू करेंगे। तो हमको अभी वो सीखना है। तो जैसा कि हमने पिछली लैंग्वेज देखा HTML, उसको हम एक HTML की फ़ाइल में लिख रहे थे। तो इसे कहाँ लिखेंगे, ये भी एक लैंग्वेज है, तो इसे कहाँ लिखेंगे? तो इसको लिखने के मेनली 3 तरीके हैं जो मैं आपको तीनों ही बताऊँगा। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी थियरी लंबी देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली कोड बताऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। डायरेक्टली कोड स्टार्ट करते हैं मेरे हिसाब से। तो अभी मैं कोड लिखने के लिए ये टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने वाला हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। आप चाहिए तो नोटपैड में भी कर सकते हो, बट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको इसके बारे में, विजुअल स्टूडियो कोड, तो आप इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। सबसे पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे फाइल पर क्लिक करके ओपन फाइल, मैं अपने डेस्कटॉप पे ही एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूँगा। आप भी ऐसे कर सकते हो, कहीं पे भी फोल्डर क्रिएट। मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ YouTube CSS, वेरी क्रिएटिव नेम। और इसको सेलेक्ट फोल्डर करके मैं अपने विजुअल स्टूडियो में इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन हो जाओ। यहाँ पे ये फ़ोल्डर ओपन हो गया है। सबसे पहले तो हमको एक HTML फाइल लगेगी ऑब्वियसली, क्योंकि हम क्या स्टाइल करेंगे, अपनी वेबसाइट स्टाइल करने के लिए हमको हमारी वेबसाइट भी चाहिए, उसमें कुछ कंटेंट भी चाहिए, तो हमको एक HTML की फ़ाइल चाहिए। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ index.html। और ये फ़ाइल क्रिएट हो गई और इसके अंदर हमारा जो नॉर्मल बॉयलर प्लेट होता है HTML का, वो मैं डाल लेता हूँ। कम ऑन, व्हाट, अरे यार आ जा। ओके, आ गया, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल HTML का बॉयलर प्लेट आ गया। इसके अंदर मैं एक टैग ले लेता हूँ H1, उसमें मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, लिख के सेव कर देता हूँ। और फिर जैसा कि आपको पता है हमारी HTML की फ़ाइल्स को हमको कैसे ओपन करना होता है, हमको जाना होगा अपने फ़ोल्डर में जो कि है डेस्कटॉप एंड YouTube CSS। इसको पे राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ ब्राउज़र, जो भी आपका ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो। मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्रोम में से ओपन कर लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो, नॉर्मली लास्ट वीडियो में जैसे हम HTML की फ़ाइल्स ओपन कर रहे थे, वैसे ही सेम हमने यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल को ओपन किया है। अब हम देखते हैं हमको CSS कहाँ लिखना है। CSS को लिखने के 3 तरीके हैं। आप सेम पेज में भी लिख सकते हो, और एक इनलाइन CSS होता है, और एक एक्सटर्नल आपको फ़ाइल क्रिएट करनी होती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको सेम फाइल के अंदर CSS को कैसे लिखना है। जैसा कि आपको पता है HTML में हमारे पास अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टैग्स अवेलेबल है, वैसे ही हमारे पास CSS लैंग्वेज, ये सेम पेज के अंदर लिखने के लिए हमारे पास HTML से एक टैग अवेलेबल है स्टाइल नाम का। तो इस स्टाइल टैग को आपको क्या करना है, यहाँ पे हेड के अंदर आ जाइए। अपना जो आपका HTML में हेड टैग है, उसके क्लोजिंग से पहले भी और कहीं भी आप लिख सकते हो, एक स्टाइल टैग को ओपन करिए एंड क्लोज़ कर दीजिए। फिर क्या है, जो आपकी CSS लैंग्वेज है आप इसके बीच में लिख सकते हो। अभी हमने स्टाइल टैग ओपन क्लोज़ तो कर दिया, लेकिन अब तक हमने कोई CSS का कोई कॉन्सेप्ट देखा नहीं है। अभी मैं आपको उसी से इंट्रोड्यूस कराने जाता हूँ। समझ लीजिए कि अभी हमारे पास यहाँ पे ये H1 है, जो कि हम अपने यहाँ वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ तो आपको बेटर दिखेगा दोनों साइड में। और इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा। मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे जो ये H1 हमारे पास है, अगर समझ लीजिए अब ये फ़िलहाल ब्लैक है, तो मेरे को इसका कलर रेड चेंज करना है अपनी वेबसाइट पे। तो वो मैं कैसे करूँगा? हमने फ़िलहाल अभी HTML के थ्रू तो वो सब कुछ देखा ही नहीं, हमने बस कंटेंट क्रिएट किया है, उस पर कोई स्टाइलिंग ऐड नहीं किया है। तो हम स्टाइलिंग CSS के थ्रू ऐड करेंगे। वो कैसे देखना है, मतलब वो कैसे करना है, अभी हम वो देखेंगे। अभी ये H1 को मुझे रेड करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले मैं अपने
स्टाइल टैग के बीच में आऊँगा। याद रखिए आपका जो भी CSS है वो स्टाइल टैग के बीच में आएगा, तभी वो वैलिड होगा। आप उसको स्टाइल टैग के बाहर नहीं लिख सकते हो। सो सबसे पहले जो काम करना होगा आपको H1 को सेलेक्ट करना होगा CSS के अंदर, जो भी एलिमेंट यानी टैग। सो जो भी आपको एलिमेंट का कुछ भी चेंज करना है, मतलब उस पर जो भी स्टाइल अप्लाई करनी है, सबसे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो CSS में वो है सेलेक्टर का, यानी सेलेक्टर से आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। सो अलग अलग सेलेक्टर्स होते हैं CSS में। सबसे पहला जो हम सेलेक्टर देखने जा रहे हैं वो है टैग के नेम के थ्रू सेलेक्ट करना। सो यहाँ पे टैग का नेम क्या है जो हमको सेलेक्ट करना है, वो है H1। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा H1। वाओ, लिख के ही नहीं आया, ओके आ गया। सो मैं यहाँ का क्या करूँगा, H1 लिखूँगा, यानी अपने टैग का नाम लिखूँगा। जो भी टैग मेरे को सेलेक्ट करना है मैं उसका नाम लिखूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस डाल दूँगा। ये कर्ली ब्रैकेट्स आपने यहाँ पर डाल दिया। फिर क्या होगा, जो भी आपकी स्टाइल है आप वो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिख सकते हो। सो मैंने क्या बोला था, मुझे क्या करना है, मुझे इस H1 का कलर चेंज करना है रेड। तो वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मेरे पास CSS में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। लाइक कलर चेंज करने के लिए अलग प्रॉपर्टी है, साइज़ चेंज करने के लिए अलग प्रॉपर्टी है। सो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। जैसे हमारे पास HTML में एट्रीब्यूट्स थे, वैसे हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है। सो सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं वो है कलर। मतलब उस फॉन्ट का, अगर आपको कोई भी फॉन्ट का कलर चेंज करना है, कोई भी वर्ड्स का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी का नेम है कलर। सो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे और आपको उस प्रॉपर्टी को वैल्यू भी देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है कलर, बट कौन सा कलर, क्या कलर, वो तो मैंने बताया ही नहीं यहाँ पे, तो वो उसको बताना पड़ेगा। सो वो बताने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे एक कोलन डालोगे। ये 2 डॉट्स आपको आपके L की के बाजू में दिख जाएंगे कीबोर्ड पे, शिफ्ट दबा के आप इसको लेकर आ सकते हो। सो ये कोलन लेकर आना है आपको, और इसके बाद आपकी आएगी वैल्यू। सो ये प्रॉपर्टी है और आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे रेड डाल देता हूँ, आप कोई भी कलर डाल सकते हो। अगर आप नेट पे जाके सर्च करोगे नहीं CSS कलर्स, तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे अलग अलग नेम्स। तो आप यहाँ पे वो नेम्स डाल सकते हो, बट मैं आपको दूसरे तरीके भी दिखाऊंगा कलर ऐड करने के लिए। फ़िलहाल मैं नेम के थ्रू बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, हम वापस से इसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, उस टैग को सेलेक्ट किया, जो भी जिस पे मेरे को स्टाइल अप्लाई करनी थी, जो भी एलिमेंट पे मैंने उसको सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने ये कर्ली ब्रैकेट्स डाला, और ये कर्ली ब्रैकेट्स डालने के बाद उसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेरी जो भी स्टाइलिंग है मैं वो यहाँ पे लिखूँगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, उस H1 का कलर चेंज कर दिया है रेड। तो अब मैं यहाँ पे फ़ाइल को सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपका कलर चेंज हो गया है टू रेड। और एक चीज़ शायद मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आपको वैल्यू के बाद यहाँ पे एक सेमी कॉलन भी देना होगा। प्रॉपर्टी के नेम के बाद में आपको कोलन ऐड करना है, और जब आपका वैल्यू लिख के हो जाएगा तब आपको उसके बाद सेमी कॉलन ऐड करना है। सो सेमी कॉलन की भी की सेम ही है, बस आपको शिफ्ट नहीं दबाना है, तो आपको सेमी कॉलन मिल जाएगा। तो ये तो हमने H1 पे एक कलर चेंज करके देख लिया। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, एक टैग ऐड कर लेता हूँ जो हमको पता है। मैं यहाँ पे P टैग ऐड कर लेता हूँ। P टैग में मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। सेव करके यहाँ रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये कंटेंट आ गया हमारा P टैग। अब मेरे को समझ लीजिए P टैग को सेलेक्ट करके उसका कलर चेंज करना है टू ऑरेंज। तो वो कैसे करेंगे, सेम ही है जैसा हमने यहाँ पे H1 को सेलेक्ट किया था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो H1 का क्लोजिंग ब्रैकेट है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, उसके नीचे आएंगे एंड सेलेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया था कि टैग के नेम के थ्रू हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं टैग का नेम लिखूँगा जो कि है P। सो P लिखेंगे एंड उसके बाद सेम कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद उसके अंदर हम हमारी स्टाइल्स लिखेंगे। तो मैंने क्या बोला था, मुझे चाहिए इसका कलर ऑरेंज। तो हमारे पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है कलर नेम की। सो मैं लिखूँगा कलर और उसका चेंज कर दूँगा कलर में ऑरेंज, एंड देन सेमीकोलन, सेव, और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे एंड बूम, आई डोंट नो व्हाई आई सेड बूम, बट यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया टू ऑरेंज। सो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। लाइक अगर मेरे को इसका साइज़ चेंज करना है, लाइक ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये जो P टैग है ये बहुत ही छोटा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इसकी साइज़ चेंज करना है। तो हमारे पास CSS में एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है फ़ॉन्ट साइज़ नेम से, जिससे आप फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हो।
सो फ़िलहाल मैं बड़ा करता हूँ क्योंकि वो पहले से ही बहुत छोटा है। सो क्या करेंगे, अगर आपको दूसरी स्टाइल लिखनी है तो जहाँ पे आपका पहली स्टाइल का सेमीकोलन है उसके बाद आप आके एक लाइन नीचे आ जाओ, यानी आपको सेमीकोलन के बाद लिखना है। आप सेम लाइन पे भी लिखोगे तो ठीक है, बट ऐसे कोई CSS लिखता नहीं है। आप न्यू लाइन पे आ जाइए। न्यू लाइन पे आने के बाद वापस से सेम आपको CSS की प्रॉपर्टी का नाम डालना है। सो CSS की प्रॉपर्टी का नाम जो अभी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है फ़ॉन्ट साइज़। मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है। सो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट का साइज़, अब फ़ॉन्ट का साइज़ मैं कैसे बताऊँगा कि कितना बड़ा चाहिए कितना छोटा चाहिए, ऐसे तो नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पे बड़ा चाहिए, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सो हमारे पास CSS में अलग अलग क्या बोलेंगे मेजरमेंट यूनिट्स अवेलेबल है। तो सबसे पहला एंड बेसिक यूनिट हम जो देखने जा रहे हैं उसका नाम पिक्सल्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी जो स्क्रीन है वो पिक्सल से बनी हुई है, उसमें छोटे छोटे पिक्सल्स है। सो जो पहला यूनिट है वो है पिक्सल्स। तो हम पिक्सल्स के थ्रू डिफ़ाइन करेंगे हमारी साइज़ को। लाइक मेरे को अपना फ़ॉन्ट का साइज़ चाहिए 24 पिक्सल्स। तो अगर मैं यहाँ पे 24 पिक्सल्स देता हूँ तो आपको यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा कोई भी एंड देन PX। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट को साइज़ दे सकते हो। हम और भी यूनिट्स देखेंगे आगे CSS के, बट ये मोस्ट बेसिक यूनिट है। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 24 पिक्सल्स दे दिया है। इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आके हम यहाँ पे रिफ़्रेश कर सकते हैं एंड देखिए ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब मेरे को और बड़ा चाहिए तो मैं इसको 50 पे कर देता हूँ एंड रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए और बड़ा हो गया। अगर और बड़ा चाहिए तो यहाँ पे 500 कर दूँगा तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। सो इस तरीके से आप अलग अलग फ़ॉन्ट साइज़ेस दे सकते हो। तो CSS में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे कोई वेबसाइट पे जाए CSS सीखने के लिए, लाइक मैं अगर यहाँ सिर्फ CSS लिख देता हूँ एंड ये W3 स्कूल्स की भी वेबसाइट पे आप चले जाओ CSS की, और यहाँ पे आप चेक करो CSS की प्रॉपर्टीज़, तो आपको बहुत सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ मिलेगी और आपको सारी की सारी पता होने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली किसी को सारी की सारी पता भी नहीं होती है CSS की प्रॉपर्टीज़। जो मोस्टली कॉमनली यूज़ होता है स्टार्टिंग में आपको वही पता होगी तो बस हो जाएगी, आप वेबसाइट्स बना सकते हो। देन आगे आप सीखते जाओगे तब आप यहाँ वहाँ न्यू प्रॉपर्टीज़ पिक करते चले जाओगे। तो मैं यहाँ पे CSS पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग CSS नाउ पे शायद क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे एक साथ लिस्ट नहीं हो रही है, बट अगर आप कहीं पे सर्च कर लो CSS प्रॉपर्टीज़ लिस्ट या ऐसे कुछ तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे भी एक रेफरेंस का पेज है। तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे आपको दिया हुआ है सॉर्ट करके। सो देखिए यहाँ पे हर एक बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे है। तो हर एक प्रॉपर्टीज़ आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी शायद सारी की सारी नहीं दी हुई है, शायद से थोड़ी बहुत जो कॉमन, मेरे को तो यहाँ पे जो कॉमनली यूज़ हो रही है वही दिख रही है। बट यहाँ पे देखिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको लिस्ट की गई है। सो हम यहाँ पे से अभी हम इस वीडियो में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, बट हमारा इस वीडियो का एम ये नहीं है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ सीखना। हमारी इस वीडियो का एम ये है कि आप CSS का कॉन्सेप्ट समझ जाए, सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम आगे देखेंगे, बॉक्स मॉडल एंड ऑल, वो आप समझ जाए। देन फिर क्या है, आपको बस प्रॉपर्टी का नेम जानना है और उसमें क्या वैल्यू डाल सकते हो वो आपको बस पता करना रहेगा। तो मेन चीज़ है कि CSS का कॉन्सेप्ट समझना, देन ये सब आपको आगे खुद से ही समझ में आने लग जाएगा। सो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमको नेक्स्ट क्या सीखना है। ओके, मैं यहाँ पर अपना ये क्यों ऑन रखा हूँ साइड में वेबकैम, इससे आपको शायद डिस्ट्रैक्ट हो रहा होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, हुडी डाल के हैकर मोड एक्टिवेट कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं। सो आपको बेटर स्क्रीन का व्यू मिलेगा। सो ये तो हमने एक तरीका देख लिया CSS लिखने का, ये स्टाइल टैग्स के थ्रू। अभी हम अपना नेक्स्ट तरीका देखते हैं CSS लिखने का, जो कि है इनलाइन स्टाइलिंग। सो जो स्टाइल टैग्स के थ्रू हम क्या कर रहे थे, हमको जो भी एलिमेंट यानी जो भी टैग को हमको स्टाइलिंग अप्लाई करनी थी उसको हम यहाँ पे CSS के सेलेक्टर्स के थ्रू सेलेक्ट कर रहे थे। अभी हम फ़िलहाल टैग नेम का सिलेक्टर यूज़ कर रहे थे, यानी खाली टैग नेम हमको लिखना है, जो भी हमको सेलेक्ट करना है एलिमेंट हम वो कर रहे थे। सो इनलाइन स्टाइलिंग में क्या होता है, जो भी आपके टैग्स है आप डायरेक्टली उसके अंदर आके स्टाइल अप्लाई करोगे। अब उससे मेरा क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू H1 क्रिएट कर लेता हूँ। कम ऑन, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा ऑटो कंप्लीट। ओके, सो यहाँ पे मैं एक न्यू H1 क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं अपना नाम लिख देता हूँ और इसको सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप यहाँ पे आ गया। ये भी रेड ही है क्योंकि लिए यहाँ पे मैंने H1 सेलेक्ट किया है, तो ये भी H1 की क्रिएट किया है मैंने, इसलिए ये भी रेड ही आ रहा है। सो इससे क्या होगा, जितने भी आपने
वेब पेज पे H1s रहेंगे आपके, सारों का कलर चेंज हो जाएगा, यानी सारों पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। सेम पी टैग के लिए भी यहाँ पे मैंने सिर्फ पी लिख के सेलेक्ट किया है, तो मैं अपने पेज पे जितने भी पी टैग सेलेक्ट करूँगा, मतलब कि जितने भी पी टैग मैं क्रिएट करूँगा वो सारे पे वो स्टाइल अप्लाई होती जाएगी। जो मैं बता रहा था वो है इनलाइन स्टाइलिंग, उस पर पहले फोकस करते हैं। तो मैं ये H1 को चेंज करके H2 कर देता हूँ, तो आपको अच्छे से डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे मेरा, ओह माय गॉड, मैंने अपना नाम ही गलत लिखा हूँ, वाह। यहाँ पे मैं अपना नाम देखिए, अभी मेरा नाम यहाँ पे, इस पर कोई स्टाइलिंग नहीं है, नॉर्मल जैसा H2 होता है डिफ़ॉल्ट वैसे ही दिख रहा है। अगर इनलाइन स्टाइलिंग के थ्रू हमको कोई टैग पे स्टाइलिंग देनी है तो उसके लिए हमारे पास HTML में एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होते हैं, अलग अलग टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। वैसे ही HTML ने हमको एक CSS लिखने के लिए भी एट्रीब्यूट दिया है। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी टैग हमको स्टाइल करना है उस टैग के ऊपर आना है, जैसे हम नॉर्मली एट्रीब्यूट्स लिखते हैं ओपनिंग टैग में। जो टैग पे हमको स्टाइल अप्लाई करनी है, हम उस टैग के ओपनिंग टैग के पास आएंगे और अपने एट्रीब्यूट का नाम डालेंगे जो कि है स्टाइल, एंड देन हमको एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी होती है, इक्वल की साइन एंड देन डबल कोट्स हम ऐसे डालेंगे, और फिर इसके अंदर हम अपने प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं CSS में। ये स्टाइल टैग्स के थ्रू हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे एंड देन अपनी स्टाइल्स मेंशन कर रहे थे, हमको जो भी स्टाइल चाहिए, जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए हम उसके अंदर लिख रहे थे। यहाँ पे हमको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ने डायरेक्टली मेंशन कर दिया कि हमको इस टैग के ऊपर स्टाइल्स चाहिए, तो हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, एंड देन ये इक्वल्स की साइन देन डबल कोट्स, देन हम इसके अंदर जो भी स्टाइल देनी है वो देंगे। हमने फ़िलहाल एक प्रॉपर्टी देख लिया है, वही प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर लेते हैं। कलर प्रॉपर्टी हमको पता है तो हम इसके अंदर लिख देंगे कलर, एंड देन सेम आपको यहाँ पे कोलन देना है, यानी अपने प्रॉपर्टी का नाम लिखा कलर, एंड देन प्रॉपर्टी के नाम के बाद आपने यहाँ पे कोलन डाल दिया, एंड देन उसके बाद आपको वैल्यू डालनी है। तो मैं यहाँ पे कलर लिख देता हूँ कैडेट ब्लू, एंड देन फिर आपको यहाँ पे ये डालना है सेमीकोलन अपनी वैल्यू डालने के बाद। देन मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे उसका कलर चेंज हो गया है। अगर मेरे को दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है, अभी समझो मेरे को इसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज करना है, तो मैं ये सेमीकोलन के आगे वापस से लिखूँगा प्रॉपर्टी का नेम देन कोलन। मैं इसको चाहिए तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि बेटर दिखे आपको, और यहाँ पे फिर आपको फ़ॉन्ट की साइज़ देनी है। मैं फ़ॉन्ट की साइज़ दे देता हूँ 30 पिक्सल्स, और फिर सेमीकोलन, देन सेव करता हूँ। सेव करने के बाद वापस हमारे वेब पेज में आते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो गई। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इनलाइन स्टाइल्स। अगर समझ लीजिए कि मुझे ये H1 पे भी कोई इनलाइन स्टाइल देनी है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और सेम यहाँ पे स्टाइल टैग दूँगा। वाह, स्टाइल की स्पेलिंग में गलत लिख रहा था, तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग दूँगा, स्टाइल टैग नहीं सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट, देन डबल कोट्स, और इसके बीच में मुझे जो भी प्रॉपर्टी देनी है मैं दे दूँगा। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसे क्या कलर देंगे, स्टील ब्लू कलर दे देता हूँ, और सेव करके यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया। आप जैसा कि देख के समझ सकते हो ये बहुत एफिशिएंट वे नहीं है। वेबसाइट कितनी बड़ी होती है, वेबसाइट में कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो ये बहुत एफिशिएंट वे नहीं है कि आप हर एक टैग पे जाके इंडिविजुअली स्टाइल अप्लाई करो, ये बहुत एफिशिएंट नहीं है। अभी हम हमारा नेक्स्ट तरीका देखेंगे CSS लिखने का। एक तरीका हमने देख लिया कि सेम पेज में स्टाइल टैग्स क्रिएट करने का, और दूसरा तरीका हमने देख लिया इनलाइन स्टाइलिंग, एक स्पेसिफिक टैग पे जाके स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू। जो हम नेक्स्ट तरीका देखेंगे वो है एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्रिएट करने का तरीका देखेंगे। तो जैसा कि हमारे पास index.html नाम की फ़ाइल है, वैसे ही हम अब CSS के लिए फ़ाइल क्रिएट करेंगे न्यू। तो मैं इसी सेम फोल्डर के अंदर हूँ फ़िलहाल, यूट्यूब CSS जो मैंने क्रिएट किया था, तो इसी फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, और इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ स्टाइल। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर नाम ही देना है, मैं यहाँ पे एक नाम दे रहा हूँ बस स्टाइल। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जैसे लाइक .html देना इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही यहाँ पे भी इसको एक एक्सटेंशन देना पड़ेगा आपको .css। तो इससे आपके ब्राउज़र को समझ में आएगा कि ओके ये एक CSS फाइल है। तो यहाँ पे आपको .css देना इम्पॉर्टेंट है, जस्ट लाइक आपको .html देना इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरीके से आप एक स्टाइल शीट यानी एक
CSS की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, देन ये फ़ाइल मैंने क्रिएट कर लिया, तो फाइल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। देन हम इस फाइल के अंदर अपना CSS को लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ जाता हूँ और यहाँ से ये स्टाइल टैग्स को हटा देता हूँ। ये मैंने स्टाइल टैग्स को हटा दिया एंड देन ये भी हटा दे। एक काम करता हूँ, इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे एक न्यू H1 डाल देते हैं। ये एमिट काम क्यों नहीं कर रहा है? ओके अभी काम कर रहा है। एंड देन इसके अंदर मैं वापस से हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, अपना फेवरेट वर्ड है हेलो वर्ल्ड, तो इसको लिख देते हैं। एंड देन अब हम यहाँ पे जाएंगे अपने ब्राउज़र में एंड रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए अभी इसके ऊपर कोई स्टाइल्स नहीं है। ये नॉर्मल जैसे डिफ़ॉल्ट लुक होता है वैसे ही अभी इसका डिफ़ॉल्ट लुक है, कोई स्टाइलिंग नहीं है। सो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हम कैसे यूज़ करते हैं? जैसे हम सेम पेज में लिख रहे थे स्टाइल टैग का यूज़ करके, वैसे ही सेम यहाँ पे हम लिखेंगे, बट यहाँ पे हमको स्टाइल टैग का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे पहले ही एक्सटेंशन दे दिया है .css, तो वो डायरेक्टली समझ जाएगा ब्राउज़र ओके ये CSS फाइल है। यहाँ पे हमको ऐसे स्टाइल टैग्स को देने की ज़रूरत नहीं है, ये आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, ये CSS फाइल के अंदर इनवैलिड रहेगा। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको सिंटैक्स बताया था CSS लिखने का, सबसे पहले आपको एक सेलेक्टर देना होता है, और मैंने अभी तक आपको एक ही सेलेक्टर बताया है, वो है टैग के नेम के थ्रू। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1। तो इस तरीके से आपने अपने H1 को सेलेक्ट कर लिया। अपने पेज पे हमारे पास यहाँ पे एक H1 है, जैसा कि आप देख सकते हो। मैं चाहिए तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अगर आपको देखने में तकलीफ़ हो रही होगी, फ़ॉन्ट्स थोड़े छोटे लग रहे होंगे। तो ये H1 को मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट के अंदर इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। एंड देन अपने को ये कर्ली ब्रेसेस देने हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने को यहाँ पे अपने प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखने हैं, यानी अपनी स्टाइलिंग देनी है। तो हमको जो पहले से पता है, अभी तक हमने एक दो प्रॉपर्टीज़ सीखी है, कलर। सो मैं यहाँ पे एक कलर दे देता हूँ, और व्हाट कलर, रेड अगेन। ओके लेट्स गो विथ आवर यूजुअल कलर रेड। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए कुछ हुआ ही नहीं, ये रेड में इसका कलर चेंज हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ ये चेंज, तो वो हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये style.css एक अलग फ़ाइल है एंड index.html एक अलग फ़ाइल है, और ब्राउज़र में जो फ़ाइल ओपन है वो ये है index.html। ये फ़ाइल हमने ब्राउज़र में ओपन किया है। तो इसको इस style.css फ़ाइल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हमको इन दोनों फाइल्स को लिंक करना होगा, कनेक्ट करना होगा कि ये हमारी HTML फ़ाइल को पता चले ओके यहाँ पे ये CSS की फ़ाइल है, इसको लिंक करना है, देन इसकी स्टाइल्स को अप्लाई करना है। एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल को लिंक करने के लिए हमारे पास एक टैग अवेलेबल है HTML में, उसका नाम है लिंक टैग। उससे हम अलग अलग चीज़ें लिंक कर सकते हैं। हम फ़िलहाल CSS सीख रहे हैं, तो CSS कैसे लिंक करते हैं वो देखेंगे। आपको लिंक टैग इस तरीके से ओपन करना है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो आपको इसको क्लोजिंग टैग नहीं डालना है। इस तरीके से अगर आप लिंक लिखोगे, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो, लिंक लिख के आप टैब दबाओगे तो ये आपके लिए अपने आप ऑटो कंप्लीट कर लेगा। इसके अंदर एक ये रेल नाम का एट्रीब्यूट है, जिससे खाली आप बता रहे हो HTML को ओके मैं स्टाइल शीट लिंक करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे href एक एट्रीब्यूट आएगा, जिसके अंदर आप अपने स्टाइल शीट का लोकेशन बताओगे। तो लोकेशन क्या है, सेम फोल्डर के अंदर है, तो मैं लिखूँगा ./ जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था थोड़ा सा फाइल पाथ के बारे में। ./ का मतलब यानी सेम फोल्डर के अंदर, एंड सेम फोल्डर के अंदर हमको कौन सी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है अपनी CSS की, style.css हमको ये फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। तो इस ऐसे पता चल जाएगा आपकी HTML फ़ाइल को कि ओके ये फ़ाइल मुझे लिंक करनी है। तो अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब अपना मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा रेड कलर आ गया है। इस तरीके से आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक कर सकते हो। अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है डिस्प्ले। बट ये प्रॉपर्टी देखने से पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहूँगा, जिससे आपको ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी थोड़ी बेटर समझ में आएगी। मैं यहाँ अपने HTML फाइल में आ जाता हूँ। HTML फाइल्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, और मतलब वैसे डिफरेंट टाइप्स नहीं बोल रहा हूँ, लाइक वो तो हमको पता ही है कि H1 होता है, P1 बोल रहा हूँ, P टैग्स होते हैं, इमेज टैग्स होते हैं, अलग अलग टैग्स होते हैं। बट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास टैग्स अवेलेबल है HTML में। लाइक कुछ जो टैग्स है वो होते हैं ब्लॉक लेवल टैग्स, एंड कुछ जो होते हैं वो होते हैं इनलाइन टैग्स। अब इससे मेरा क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारे पास फ़िलहाल एक टैग है यहाँ पे H1,
तो मैं यहाँ पे एक और एक टैग ऐड कर लेता हूँ इमेज, और इसमें हम एक इमेज ऐड कर लेते हैं। फ़िलहाल एक जल्दी से एक इमेज यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। unsplash.com पे चले जाता हूँ मैं। अगर आपको कोई अच्छी इमेजेस चाहिए, रॉयल्टी फ्री इमेजेस, तो आप यहाँ से कोई भी इमेजेस अपनी वेबसाइट के लिए ले सकते हो। तो मैं यहाँ से एक ये इमेज ले लेता हूँ, इस पर राइट क्लिक करके इसका कॉपी इमेज एड्रेस करके यहाँ पे सोर्स में मैं पेस्ट कर देता हूँ। save and then let's go in our website and refresh, and there we go, we have our website, our image over here. So यहाँ पे मेरे पास ये इमेज आ गई। देन मैं एक और एक टैग यहाँ पे ऐड करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे ए टैग ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और इस ए टैग में मैं क्लिक मी लिख देता हूँ और सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। सो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि देखिए, ये जो हमारा ए टैग है, ए टैग बोल रहा हूँ, आई मीन H1 टैग है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ये टैग एक पूरी लेंथ ले रहा है, यानी ये एक अलग लाइन, मतलब एक पूरी लाइन ले रहा है। और देन हमने इमेज ऐड किया है तो वो एक दूसरी लाइन पे चला गया है। ये जो इमेज टैग है वो यहाँ, यानी हमारे H1 के साइड में नहीं आया है, उसके नीचे आया है। एंड देन आप यहाँ देखो कि हमने ये जो ए टैग ऐड किया है जिसमें हमने क्लिक में लिखा है, वो इमेज के बाजू में आ गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी होने की वजह ये है कि ये जो हमारा H1 है वो है ब्लॉक लेवल टैग। जो ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं, जो ब्लॉक टैग्स होते हैं, वो आपके स्क्रीन की पूरी 100% विड्थ लेते हैं। वो 100% विड्थ लेते हैं स्क्रीन की, या फिर आगे मैं समझाऊंगा आपको कि पर्टिकुलर कोई कंटेनर के अंदर भी हो सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि वो 100% अवेलेबल विथ ले लेंगे, और यानी जो जितनी भी साइड में अपनी हॉरिजॉन्टल स्पेस है वो ले लेंगे। एंड देन हमारे पास आते हैं दूसरे टैग्स जो कि है इनलाइन टैग्स। ये जो इमेज टैग है वो एक इनलाइन टैग है, एंड जो ये ए टैग है वो भी एक इनलाइन टैग है, यानी कि वो उसके अंदर जो कंटेंट है वो उतनी ही साइज़ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इमेज जितनी है उसने उतना ही साइज़ लिया है। एंड देन उसके बाद जगह एम्प्टी है, इसीलिए यहाँ पे ये लिंक आ गया है। तो मैं अगर यहाँ पे एक और एक लिंक ऐड करूँ, और इसमें मैं कुछ और लिख देता हूँ, डोंट क्लिक मी, डोंट की स्पेलिंग गलत है बट हु केयर्स। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये भी इसके बाजू में आ गया है, क्योंकि ये तीनों जो है ये इनलाइन टैग्स है। ये पूरी अवेलेबल स्पेस नहीं लेते हैं, बस जितना कंटेंट उसके अंदर है अवेलेबल है बस उतनी ही स्पेस लेते हैं। जो पूरी अवेलेबल स्पेस है वो नहीं लेते हैं। वो बाजू बाजू में आ जाते हैं। अगर मैं इसके बाद यहाँ पे कोई ब्लॉक लेवल टैग ऐड कर दूँ, लाइक H2 यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, और इसके अंदर कोई कंटेंट भी डाल देते हैं, और सेव करके मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए ये बाजू में नहीं आया उसके, क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल टैग है। ये एक न्यू लाइन पे आना चाहता है, इसको पूरी अवेलेबल स्पेस चाहिए होती है, तो ये यहाँ नीचे न्यू लाइन पे आ गया है। ये अलग अलग हमारे पास एलिमेंट्स है, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स HTML में ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है एंड इनलाइन एलिमेंट्स है। आप सोचोगे कि अगर आपको ये इमेज ऐसे लिंक्स के साइड में नहीं चाहिए, न्यू ऐसे लाइक ये H1 वगैरह जैसे न्यू लाइन पे आ रहा है वैसे आपको चाहिए, ये पूरे 100% विद लेना चाहिए अवेलेबल। अगर आपको वैसे करना है तो वो आप कैसे करोगे? तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम न्यू प्रॉपर्टी देख रहे हैं डिस्प्ले नाम की, वो देखेंगे अभी हम। तो मुझे क्या करना है अभी यहाँ पे, इस जो इमेज को मुझे एक सेपरेट लाइन पे रखना है, लाइक इसके साइड में ये लिंक्स नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो अगर मुझे इसका टाइप चेंज करना है ब्लॉक लेवल से, मतलब अगर मुझे इसको इनलाइन से ब्लॉक लेवल टैग बनाना है तो वो मैं कैसे करूँगा? तो जैसा कि हमको पता है कि CSS में हमने एक ही सेलेक्टर देखा है अभी, वो है टैग के नेम के थ्रू सेलेक्ट करना। तो मुझे क्या करना है, इमेज टैग को ब्लॉक लेवल बनाना है। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे अपना टैग का नाम डाल दूँगा, जो भी टैग सेलेक्ट करना है। अब मुझे इमेज टैग सेलेक्ट करना है, तो देखिए इमेज टैग का नाम डाल दूँगा IMG। तो यहाँ पे मैंने इमेज टैग का नाम डाल दिया, देन अपने कर्ली ब्रैकेट्स, देन इसके अंदर मैं अपनी स्टाइल डालूँगा। फ़िलहाल जो मुझे स्टाइल अप्लाई करनी है वो है, मुझे इसका ब्लॉक लेवल बनाना है उस इमेज को इनलाइन से। तो उसके लिए हमारे पास है एक प्रॉपर्टी अवेलेबल डिस्प्ले नाम की।
जिससे हम उसका डिस्प्ले टाइप चेंज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी का नाम सेम जैसा हम डाल रहे थे अभी तक, प्रॉपर्टी का नाम, देन कोलन्स, देन हमको यहाँ पे सेमी कोलन ऐड करना है। लास्ट में अपनी वैल्यू लिखने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। अभी जो इमेज टैग है वो पहले से इनलाइन है, मेरे को उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक लिख दूँगा एंड देन मैं यहाँ पे देखिए अभी ये एक पूरी विद नहीं ले रहा है, अभी ये लिंक्स इसके बाजू में है। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए अब ये पूरी अवेलेबल विद को ले रहा है। यहाँ पे ये जो नीचे लिंक्स थी वो नीचे चली गई। तो इस तरीके से आप उसका टाइप चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले टाइप। अभी समझ लीजिए मुझे लिंक्स को भी ऐसे करना है कि मुझे ये लिंक्स, ओके सब क्लोज हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ये जो लिंक्स हैं यहाँ पे मेरे को ये भी बाजू बाजू में नहीं चाहिए, मुझे इन्हें भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना है, इनका भी डिस्प्ले टाइप मेरे को चेंज करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा? सो सेम मैं यहाँ पे ए टैग को सेलेक्ट करूँगा, ए टैग क्योंकि वो लिंक्स ए टैग ही है तो मैं ए टैग को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं उनको डिस्प्ले दे दूँगा ब्लॉक और सेव कर देता हूँ। सेव करके ओ माय गॉड मैं बार बार ये OBS की ओपन करता हूँ और फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये भी न्यू लाइन्स पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप डिस्प्ले टाइप चेंज कर सकते हो। अभी समझ लीजिए मेरे को ये हेलो वर्ल्ड और ये इमेज जो है वो मुझे सेम लाइन पे चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पे जो H1 है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो खुद की एक स्पेस लेगा एंड जो इमेज है वो इनलाइन एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बट हमने अभी उसका डिस्प्ले टाइप यहाँ पे चेंज किया है टू ब्लॉक, तो वो भी एक अलग स्पेस ले रहा है। तो अगर मुझे वो दोनों सेम लाइन पे चाहिए तो वो मैं कैसे करूँगा? तो H1 तो हमने पहले से यहाँ पे CSS में सेलेक्ट कर रखा है, तो हम यहाँ पे H1 में आएंगे एंड देन यहाँ पे H1 की पहले से डिस्प्ले टाइप जो डिफ़ॉल्ट है वो है ब्लॉक, मुझे उसको चेंज करना है इनलाइन, तो मैं इसको इनलाइन में चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ नहीं, ये अभी भी फ़िलहाल अलग लाइन पे ही है। क्यों? क्योंकि लिए ये मैंने H1 को तो इनलाइन में कन्वर्ट कर दिया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इमेज को ब्लॉक रखा है, तो ब्लॉक एक खुद की अलग लाइन पे आके अलग पूरी जो अवेलेबल स्पेस है वो ले लेता है। सो इसको मैं निकाल देता हूँ और इसको मैं निकाल दूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका डिस्प्ले टाइप है इमेज का वो है इनलाइन। सो मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड देखिए तो यानी जब दो एलिमेंट्स इनलाइन हो गए, सेम टाइप के हो गए, इनलाइन हो गए, सेम टाइप यानी इनलाइन हो गए जब, तो वो बाजू बाजू में आ जाएंगे। और इनलाइन और ये ब्लॉक में और भी थोड़े डिफरेंसेस है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखने पड़ेंगे हमको, उसके बाद आपको इनलाइन और ब्लॉक लेवल के और डिफरेंस समझ में आएंगे। और मैं भी आपको एक कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ फ़िलहाल, एक टाइप का सेलेक्टर। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने वापस से इसको डिस्प्ले ब्लॉक दे देता हूँ, ब्लॉक। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इमेज को भी डिस्प्ले ब्लॉक दिया है और ए टैग को भी डिस्प्ले ब्लॉक दिया है, तो हमको सेम स्टाइल 2 बार लिखनी पड़ी है। तो अगर कोई एलिमेंट को मुझे सेम स्टाइलिंग देनी है तो मुझे ऐसे 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं आपको अभी एक न्यू सेलेक्टर दिखा रहा हूँ। अगर आपको मल्टीपल चीज़ें एक साथ सेलेक्ट करनी है तो वो कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ जो आपको सेलेक्ट करनी है आप उसका नाम दोगे, तो इमेज, देन आपको कॉमा देना है एंड सेकंड चीज़ का नाम देना है, सेकंड एलिमेंट का जो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे उसका भी नाम दे देता हूँ ए टैग एंड देन सेव करता हूँ इसको एंड देन यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए अभी भी ये भी ब्लॉक है एंड ये भी ब्लॉक है, वो दोनों एलिमेंट्स पे ये स्टाइल अप्लाई हो गई है। तो इस तरीके से आप एक ही बार कोड लिखोगे एंड सेम स्टाइलिंग मल्टीपल चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हो, जितनी भी चाहे उतनी चीज़ें आप यहाँ पे बस कॉमा लगा के ऐड करते जा सकते हो। H1 H2 जो भी आपको चीज़ों पे अप्लाई करनी है स्टाइल्स, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। सो अभी मैं आपको एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी एलिमेंट के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, वाइट ही है। तो मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, उसके पीछे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, तो उससे आपको और बेटर समझ में आएगा इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में कि वो कैसे साइज़ ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। सो मैं इसमें से यहाँ से फ़िलहाल इनलाइन हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, सब कुछ यहाँ से खाली H1 रहने देता हूँ मैं यहाँ पे। इसको सेव करते हैं एंड देन रिफ़्रेश। तो अब ये पहले जो ये लोग का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इनलाइन एंड ब्लॉक का वैसे ही आ गया है। सो मैं आपको अभी जो दिखाने जा रहा हूँ वो बैकग्राउंड कलर। अगर आपको कोई
इमेज कोई भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो कैसे करना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है बैकग्राउंड नाम की। अगर आपको स्पेसिफिकली कलर ही चेंज करना है, क्योंकि बैकग्राउंड के साथ हम बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, तो एक शॉर्ट हैंड अवेलेबल है। शॉर्ट हैंड क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि बैकग्राउंड कलर ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, या तो आप सिर्फ बैकग्राउंड चाहे तो वो भी लिख सकते हो। तो मैं फ़िलहाल बैकग्राउंड कलर का यूज़ कर लेता हूँ एंड देन मैं एक बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ कैरेट ब्लू एक कलर। अगर आप सर्च करोगे CSS कलर्स तो आपको नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, बट ये एक मतलब ऐसे नेम के थ्रू आप ज़्यादातर कलर्स नहीं देते हो, आप दूसरा तरीका यूज़ करते हो जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ आके इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा H1 है इस पर एक बैकग्राउंड कलर आ गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये H1 जो है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसीलिए वो पूरी जो 100% उसको स्पेस अवेलेबल है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। अभी क्या करते हैं, हमारा जो लिंक टैग है उसको एक बैकग्राउंड दे देते हैं। तो इसको भी मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। इसको हम दे देते हैं रॉयल ब्लू। ओके, ये कलर दे देते हैं एंड देन रिफ़्रेश। तो देखिए इस पे जो बैकग्राउंड कलर आया है, जो जितना इसका कंटेंट है बस उतने ही हिस्से में इसका कलर आया है, क्योंकि इनलाइन जो एलिमेंट्स होते हैं वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सो इससे आपको दो चीज़ें समझ में आ गई, एक बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी आपको पता चल गई एंड दूसरा कि ये स्पेस कैसे कवर कर रहे हैं वो आपको और बेटर समझ में आया। अगर आपको पूरे पेज का कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हमको जो भी चीज़ वेब पेज पे डिस्प्ले होती है वो बॉडी टैग के अंदर होती है। तो हम बॉडी टैग को डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। मैंने बॉडी टैग को सेलेक्ट कर लिया और सारी चीज़ें बॉडी टैग के अंदर ही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉडी टैग को हम एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ एक ग्रे एंड देन मैं इसको सेव करके यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे वेब पेज का कलर चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप बॉडी टैग को भी सेलेक्ट कर सकते हो। और अब मैं आपको एक और एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी CSS में, वो है क्रोम डेवलपर्स टूल, या आप अगर फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी डेवलपर टूल्स अवेलेबल है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप एक एक इंडिविजुअल, अगर आप यहाँ पे क्लिक करो इस आइकन पे, देन एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे आप क्लिक करके उसकी स्टाइलिंग्स वगैरह चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसकी स्टाइलिंग चेक करना चाहूँ, इसको यहाँ पे से मैं थोड़ा ऊपर लेकर आ जाता हूँ। देन इस पर जो अगर मेरे को चेक करना है कि H1 पे कौन सी स्टाइलिंग अवेलेबल है, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए H1 की स्टाइलिंग्स मेरे को दिखा रही है कि H1 के ऊपर रेड कलर का प्रॉपर्टी अप्लाई किया गया है और एक बैकग्राउंड कैरेट ब्लू उसके ऊपर अप्लाई किया है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट एलिमेंट पे कौन सी अप्लाई की गई है वो आप देख सकते हो, और यहाँ पे उसका वेबसाइट का HTML का कोड भी देख सकते हो। और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो क्रोम डेवलपर टूल्स के थ्रू, बट अभी हम वो नहीं देख रहे, वो हम आगे देखेंगे। बहुत ही यूज़फुल है, बहुत काम आता है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं काम कर रही है तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा समझने में कि क्यों नहीं काम कर रही है, क्या हो रहा है वो। सो जो मैं नेक्स्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है अपने एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने का दूसरा एक तरीका बताने जा रहा हूँ। अभी हम फ़िलहाल टैग्स के नेम के थ्रू सबको सेलेक्ट कर रहे थे, बट इससे क्या हो रहा था कि अभी मैंने यहाँ पे H1 को कलर रेड दिया है, तो अब क्या होगा कि मैं अपने वेबसाइट में जितने भी H1 क्रिएट करूँगा सबके कलर चेंज हो जाएंगे टू रेड, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको अलग अलग हो सकता है डिफरेंट कलर चाहिए, एक H1 पे डिफरेंट कलर चाहिए, दूसरे H1 पे डिफरेंट कलर चाहिए। तो ये सेलेक्ट करने का एकदम सही तरीका नहीं होगा कि सारी चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट कर लो। तो अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ सेलेक्ट करने का, जो है क्लास के थ्रू। तो अभी हम क्लास का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो क्या कर सकते हो आप, अपने जो भी आपके HTML एलिमेंट्स है आप उसको एक क्लास नेम दे सकते हो कोई भी। तो यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है क्लास नेम से, तो आपको जो भी एलिमेंट को आपको सेलेक्ट करवाना है CSS में, उसको आप एक क्लास का एट्रीब्यूट दोगे और उसके अंदर एक नेम लिखोगे। और ये नेम कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे नेम आपको ज़रूरी नहीं है कि पहले से कुछ डिफ़ाइन किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो क्लास नेम। मैं यहाँ पे अपना नेम भी डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ हेडिंग।
तो ये मैंने इसको एक क्लास दे दिया, एक क्लास नेम दे दिया हेडिंग की H1 को। तो अब इस H1 को मेरे को CSS के अंदर सेलेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से। सो मैंने रिमूव कर दिया एंड देन मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। सो रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हो ये इमेजेस भी मैं रिमूव कर देता हूँ तो आपको सब क्लियर दिखेगा। सेलेक्ट एंड रिमूव देन रिफ़्रेश। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया है। ये बिल्कुल हमारे पास क्लीन स्लेट अवेलेबल है, बस हमारा H1 उसके अंदर है, तो उस पर कोई स्टाइलिंग अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसको क्लास नेम के थ्रू कैसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको क्लास नेम दिया है, उसके थ्रू मैं इसको कैसे सेलेक्ट करूँगा। तो क्लास नेम के थ्रू आपको CSS में सेलेक्ट करने के लिए आपको डॉट लिखना होगा, मतलब उसका सिंटैक्स बता रहा हूँ मैं आपको। डॉट लिखना होगा एंड डॉट लिखने के बाद जो भी आपने वहाँ पे क्लास का नेम दिया है वो क्लास का नेम आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने वहाँ पे हेडिंग दिया था तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखूँगा एंड देन मैं अपनी नॉर्मल जैसे स्टाइल्स अप्लाई कर रहा था वैसे स्टाइल अप्लाई करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने सेव नहीं किया, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं अब यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब अगर मैं कोई न्यू एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे नीचे एक न्यू H1 क्रिएट करता हूँ, कम ऑन यार वर्क कर। तो यहाँ पे मैं एक न्यू एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, इसमें मैं अपना नाम डाल देता हूँ। तो पहले क्या हो रहा था, पहले हम H1 सेलेक्ट कर रहे थे तो सारे H1 का कलर चेंज हो रहा था, बट यहाँ पे हमने एक H1 को क्लास नेम दिया है और हमने उसी को सेलेक्ट करके उसका कलर चेंज किया है। तो अब मैं यहाँ आके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये वाला H1 रेड है, बट ये वाला H1 रेड नहीं है क्योंकि इस पर कोई क्लास नेम अवेलेबल नहीं है हेडिंग नेम की। और अगर मुझे मल्टीपल आइटम्स पे सेम देना है, लाइक समझ लीजिए मेरे पास 3 H1 अवेलेबल है यहाँ पे, ऐसे 3 मेरे पास HTML अवेलेबल है और मुझे 3 में से 2 पे रेड कलर चाहिए, इस पे फर्स्ट वाले पे चाहिए एंड थर्ड वाले पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे H1 सेलेक्ट कर लूँगा सिर्फ तो तीनों रेड हो जाएंगे, तीनों पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो टैग पे मेरे को वापस स्टाइल चाहिए उस पर आ सकता हूँ मैं एंड उसको भी एक क्लास नेम दे सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे सेम क्लास नेम दे दूँ इसको, हेडिंग, इस पर भी हेडिंग एंड इस पर भी हेडिंग, एंड हमने यहाँ पे हेडिंग की स्टाइल डिफ़ाइन करके रखी है एंड तो फिर यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए सेम स्टाइलिंग दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि समझ लीजिए कि ये जो थर्ड वाला H1 है ये मेरे को साइज़ में थोड़ा बड़ा चाहिए, लाइक अगर मैं यहाँ पे दे दूँगा फ़ॉन्ट साइज़, हमने फ़ॉन्ट साइज़ देखा था, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50 पिक्सल्स दे दिया। फिर यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये दोनों बड़े हो गए क्योंकि दोनों पे हेडिंग की क्लास अवेलेबल है, लेकिन मुझे सिर्फ इसी को चेंज करना है। तो हम एक ही एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हो इसको ऑल टुगेदर एक डिफरेंट क्लास न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हो, या तो आपको जो पहले की स्टाइल आपको वो भी रखनी है रेड, तो आपको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसमें एक न्यू क्लास ऐड कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपको यही अपने क्लास एट्रीब्यूट में आना है, डबल कोट्स के बाद जो आपका पहला क्लास का नेम है उसके बाद आपको दूसरा क्लास नेम देना है, मतलब एक स्पेस देनी है एंड दूसरा क्लास का नेम लिखना है जो कि कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ हेडिंग 2, तो मैंने इसको ये नाम दे दिया। देन सेव करता हूँ, सेव करके यहाँ पे आने के बाद मैंने जैसा बताया कि सेलेक्ट कैसे करना है क्लास के नेम के थ्रू, आपको एक डॉट डालना पड़ेगा, डॉट डाल के ही क्लास का नेम सेलेक्ट होगा। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे डायरेक्टली सेलेक्ट होता है हेडर का, मतलब टैग के नेम सेलेक्ट होता है डायरेक्टली। एंड अगर क्लास नेम के थ्रू आपको सेलेक्ट करना है तो आपको डॉट डालना पड़ेगा, देन क्लास का नेम एंड देन ये क्लास का नेम मैंने हेडिंग 2 दिया था तो मैं ये दे दूँगा। और फिर इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट साइज़ दिया था इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से एंड देन इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज नहीं हुआ, ये पहले वाले का। क्यों? क्योंकि इसके पास हेडिंग 2 वाली ये स्टाइल अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ इसके पास ही अवेलेबल है। तो इस पे जो हेडिंग की स्टाइल्स थी वही अप्लाई हुई और इस पर हेडिंग की स्टाइल्स भी अप्लाई हुई एंड हेडिंग 2 की स्टाइल्स भी अप्लाई हुई, क्योंकि उस पर हमने दोनों नेम्स को दे रखा है। तो इस तरीके से आप क्लास के नेम के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ है हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए अवेलेबल है, वो है आईडी। लाइक यहाँ पे आप एक क्लास दे रहे हो, वैसे ही आप कुछ एलिमेंट, मतलब आप सारे एलिमेंट्स को एक आईडी भी दे सकते हो। सो फिर से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से सबको क्लीन कर देते हैं। ये क्लीन हो गया, वापस से एक H1 ऐड कर लेते हैं यहाँ पे
h1 सेम वापस एलिमेंट डाल देते हैं हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो डिफ़ॉल्ट लुक है, कोई स्टाइलिंग अप्लाइड नहीं है इसके ऊपर। तो अभी मैं आपको दूसरा सेलेक्टर बता रहा हूँ कि आईडी के थ्रू कैसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप HTML में एक एट्रीब्यूट आईडी का भी दे सकते हो, जैसा कि आप क्लास का नेम दे रहे थे वैसे ही आप यहाँ पे आईडी का भी दे सकते हो। तो आईडी भी सेम ही है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे कोई नाम प्री डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो वापस से मैं इसको भी दे देता हूँ नाम हेडिंग। तो मैंने यहाँ पे एक आईडी बना दिया हेडिंग की। तो आईडी के नेम मतलब आईडी के नेम से आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो CSS में। तो जैसा कि मैंने बताया क्लास के लिए डॉट है, तो अगर आपको आईडी के नेम के थ्रू सेलेक्ट करना है तो उसको आप दोगे हैश। तो आप हैश के आइकन से मतलब हैश सिंबल से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो हैश का सिंबल दोगे और उसके बाद आप अपना आईडी का नेम डालोगे, जो भी आपने आईडी का नेम डाला था। तो मैंने हेडिंग डाला था तो मैं हेडिंग लिखूँगा एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स, देन यहाँ पे जो भी मेरे को स्टाइल देनी है मैं इसको यहाँ पे कलर दे देता हूँ रोज़ी ब्राउन। एंड देन मैं यहाँ पे अगर आके इसको रिफ़्रेश करूँ तो देखिए ये आ गया। बट आईडी जो है वो आप एक एलिमेंट को मतलब जो सेम आईडी है सेम नेम की आईडी आप एक ही एलिमेंट को दे सकते हो। सो मेरा ये मतलब नहीं है कि आप अगर यहाँ पे न्यू एक एलिमेंट क्रिएट करोगे h2 और उसमें भी आप कुछ लिख दोगे और कुछ लिखने के बाद यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हो तो इस पर अभी फ़िलहाल कोई स्टाइल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सेम आईडी दे दूँ तो वो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ जाके अगर आपको दिखाऊं तो देखिए दोनों पे स्टाइल अप्लाई होगी। बट आईडी आपको कब यूज़ करना है, जब आपको कोई एक यूनिक एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट यानी आप वो एक आईडी का नेम एक ही एलिमेंट को दोगे। लाइक अगर आप एक नेविगेशन बार बना रहे हो टॉप पे वेबसाइट पे तो आप उसको नाम दे दोगे nav लाइक, तो वो एक नाम एक ही एलिमेंट को जाएगा। आप मल्टीपल सेम नेम मल्टीपल एलिमेंट्स को नहीं दे सकते हो। सो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि है इनहेरिटेंस। वो मैं आपको समझाता हूँ, बट उसको समझाने से पहले मैं आपको एक और एक टैग बता देता हूँ जो कि मैंने अपने पिछली HTML की वीडियो में नहीं बताया था। सो वो टैग को देख लेते हैं तो आपको उससे बेटर समझा पाऊँगा मैं। उस टैग का नाम है div टैग। तो ये टैग मैंने आपको पहले नहीं बताया था, अभी बता रहा हूँ। सो ये div टैग के थ्रू क्या कर सकते हो आप। सो मैंने यहाँ पे एक div टैग ले लिया, चलो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। सो div टैग को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि आप जो मल्टीपल आपके आइटम्स है यानी मल्टीपल दूसरे जो आपके एलिमेंट्स है उसको आप कुछ डिविजन्स मतलब उसको कुछ ग्रुप करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। लाइक मेरे पास यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं div टैग को हटा देता हूँ और इसको मैं एक यहाँ पे एक h1 न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ और यहाँ पे एक मैं इमेज भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये ओपन है अनस्प्लैश, तो इसी पे से कॉपी कर लेते हैं इमेज एड्रेस को और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। तो ये दो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, अलग अलग एलिमेंट्स है। तो अगर मुझे इसको ग्रुप करना है, ऐसे समझ सकते हो कि चीज़ों को बॉक्स के अंदर रख के एक अलग से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, ग्रुप करना है, तो वो करने के लिए मैं div टैग का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं div टैग क्रिएट करूँगा। तो ये div टैग अभी खाली है तो मैं ये दोनों टैग्स को सेलेक्ट करके कट कर लेता हूँ और div टैग के अंदर नेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर ये div टैग ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसके बीच में नेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि बस मैंने इसको यूज़ किया है उसके अंदर ग्रुप करने के लिए। बट ये बहुत पावरफुल है, इसके थ्रू हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे एक सेक्शन बनाना है वेबसाइट का और सेक्शन को पूरा कहीं पे मूव करना है तो मैं बस ये इस div टैग को अगर मैं कहीं पे मूव कर दूं तो वो सारी चीज़ें एक साथ मूव हो जाएगी। मुझे एक एक करके h1 को मूव करने की ज़रूरत नहीं है और इमेज टैग को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो था इनहेरिटेंस, पेरेंट चाइल्ड क्या होता है HTML CSS में, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पे div को भी एक क्लास दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक div को क्लास दे देता हूँ बॉक्स नाम की। तो मैंने बॉक्स नाम की क्लास दे दिया इस div को। देन अपने CSS में आ जाता हूँ और जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि
क्लास के नेम के थ्रू कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो मैं उस डिफ को क्लास के नेम के थ्रू सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे डॉट लिखूँगा, डॉट लिखने के बाद यहाँ पे क्या नाम दिया था, ओके हाँ बॉक्स दिया था, इतने जल्दी भूल गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो यहाँ पे मैं उसको सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट करके आप सोचोगे कि मैं डिफ को क्या स्टाइल दे सकता हूँ, क्योंकि डिफ के अंदर जो कंटेंट है वो अलग है, लाइक एक h1 है और एक इमेज है। तो जैसे कि मैं h1 को सेलेक्ट करके दे रहा था कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर एंड ऑल, तो डिफ को क्या दोगे आप। तो अगर मैं देखिए यहाँ पे कलर रेड दे देता हूँ तो आपको क्या लगता है क्या होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आके मैं चेंज करता हूँ। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया रेड। अब ऐसे क्यों हुआ, पहले तो हम क्या कर रहे थे, h1 को डायरेक्टली सेलेक्ट कर रहे थे एंड देन बता रहे थे ओके इसका कलर रेड करना है तो वो रेड हो जाता। p को सेलेक्ट कर रहे थे तो उसका कलर रेड करना था तो रेड हो जाता। यहाँ पे मैंने h1 को सेलेक्ट नहीं किया है, मैंने डिफ टैग को सेलेक्ट किया है, लेकिन फिर भी, और मैंने डिफ टैग पे बोला हूँ कलर रेड, बट फिर भी इस h1 का कलर चेंज हो गया है टू रेड। अब ऐसा क्यों हुआ, तो यही इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है कि जो भी टैग, यानी जो ये डिफ टैग है ये बाहर है, यानी h1 इसके अंदर है और डिफ टैग उसके बाहर है, यानी डिफ टैग ने अंदर जो भी उसका टैग्स है उसको रैप करके रखा है। यानी ये जो टैग्स है इसके अंदर h1 एंड इमेज टैग, ये डिफ टैग के अंदर नेस्टेड है, तो यानी ये डिफ टैग के चाइल्ड हो गए। एंड ये जो टैग है जिसने रैप किया है इन दोनों को, इन दोनों टैग्स को, ये इन टैग्स का पेरेंट है। सो जो पेरेंट होता है वो अपनी क्या बोलते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ अपने चाइल्ड्स को इनहेरिट करता है। जो ये डिफ टैग था इसके पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल थी कलर रेड, तो इसके अंदर जो भी अभी टैग्स अवेलेबल रह गए वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक p टैग क्रिएट करता हूँ, उसमें भी मैं कुछ रैंडम टैग्स डाल देता हूँ, यहाँ पे ये रैंडम टैग्स डाल दिया, सेव करता हूँ, सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए इसने भी इस प्रॉपर्टी को अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लिया। सो इसका पेरेंट, इन टैग्स का पेरेंट कौन है, जो भी टैग इसको, जो भी टैग ने इनको रैप किया हुआ है, तो यानी ये डिफ टैग। एंड ये सारे टैग्स का पेरेंट कौन हो गया, बॉडी टैग। क्यों, क्योंकि बॉडी टैग ने इन सबको नेस्ट किया हुआ है। और ये सारे टैग्स, बॉडी टैग्स एंड हेड टैग्स का भी पेरेंट कौन हो गया, HTML टैग, क्योंकि लिए सारे टैग्स रैप किसके अंदर है, नेस्टेड है किसके अंदर है, HTML टैग के अंदर। तो सबका पेरेंट टैग हो गया HTML, वो रूट टैग है। एंड देन पेरेंट, अगर हम HTML का चाइल्ड देखेंगे तो हेड टैग एक चाइल्ड हो गया, देन दूसरा चाइल्ड एक बॉडी हो गया, देन बॉडी के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, यहाँ पे डिव है तो डिव बॉडी का चाइल्ड हो गया। एंड देन ये h1 किसके अंदर है, ये h1 ये डिफ के अंदर है, तो h1 ये डिफ का चाइल्ड हो गया, एंड ये डिफ ये h1 का पेरेंट हो गया। एंड ये जो p है वो किसके अंदर है, वो भी ये सेम डिफ के अंदर है, तो ये p इस डिफ का चाइल्ड हो गया। सो बस इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूँ, जो बाहर वाला टैग है आपका वो होगा पेरेंट टैग, और जो उस टैग के अंदर बाकी के टैग्स है वो हो गए चाइल्ड टैग्स। तो ये इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए, एंड इनहेरिटेंस का भी समझ गए कि आप जो प्रॉपर्टीज़ पेरेंट चाइल्ड के जो प्रॉपर्टीज़ पेरेंट टैग के पास होगी वो प्रॉपर्टीज़ वो पेरेंट अपने चाइल्ड को इनहेरिट करेगा, अपने चाइल्ड्स को देगा। बट कुछ कुछ टैग्स है जो कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लाइक अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे ए टैग डाल दूँ यहाँ पे, एंड ए टैग में वापस यहाँ पे हमारा सेम टेक्स्ट लिख देते हैं क्लिक मी, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये बॉक्स के अंदर ही है, यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर ही है, यानी बॉक्स वाला जो ये टैग है ये इस ए टैग जो अभी हमने क्रिएट किया ये बॉक्स उसका पेरेंट है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे, तो बॉक्स पे फॉन्ट रेड है, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये तो चेंज हो गया, h1 रेड हो गया, इनहेरिट कर लिया अपने पेरेंट से, p टैग ने भी कर लिया बट a टैग ने नहीं किया। तो कुछ टैग्स है जिसको आपको डायरेक्टली सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे मेरे को a टैग को डायरेक्टली स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा ओके कि कलर रेड है, तो अब मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे उसका कलर चेंज हो जाएगा। और इससे मैं आपको एक और एक चीज़ भी बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको जो आपकी स्टाइल्स है वो एक ऑर्डर में ब्राउज़र रीड करता है। लाइक पहले यहाँ पे वो चेक करेगा कलर रेड है, देन दूसरी स्टाइल पे जाएगा। तो लाइक अगर मैं यहाँ बोलूँ, पहले मैंने बोला कलर रेड एंड देन उसके बाद मैं बोलता हूँ कलर ब्लू,
तो आपको क्या लगता है कौन सा कलर आएगा दोनों में से? सो रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो जो कलर उसके बाद आया वो अगर वापस से आपने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की तो वो पहली जो आपकी स्टाइल थी उसको ओवरराइड कर देगा, वो इसको इंपॉर्टेंस देगा इसके बजाय, क्योंकि आपने इसको इसके बाद लिखा है। और सेलेक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। सो मैं यहाँ से पहले चीज़ें थोड़ी रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया। इसके अंदर मैंने अपना ये बॉक्स जो मेरा डिव टैग था मैंने उसको अभी रखा है, एंड उसके अंदर ए टैग जो था वो रखा है। तो सेव करते हैं एंड रिफ़्रेश करके देखते हैं तो बस हमारे पास ये एक ए टैग अवेलेबल है यहाँ पे एक डिव के अंदर। सो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। और मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे डिव, और इसको भी क्लास एक दे देते हैं बॉक्स 2, और इसके अंदर भी एक ए टैग क्रिएट कर लेते हैं। क्लिक मी 2 लिख देते हैं यहाँ पे, और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमारे पास 2 टैग्स है। तो मैं अभी आपको एक दूसरा सेलेक्टर बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि ए टैग को आपको स्पेसिफिकली सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक ऐसा अगर मैं यहाँ पे बॉक्स में रेड दे दूँ तो अपने वो पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली वो अपने कलर को ही मेंटेन करके रखेगा। तो मैंने आपको बताया कि उसको आपको डायरेक्टली स्पेसिफिकली सेलेक्ट करके ही चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे ए लिख के सेलेक्ट करोगे तो जितने भी ए टैग्स है सारे ए टैग्स का कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको नाम सही दे दूँ, पहले ये सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए सारे इसका कलर चेंज हो गया। तो अब इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो जैसा कि आपको पता है कि आप कोई भी एलिमेंट को क्लास नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे आके इसको एक बस क्लास नेम दे दोगे, एंड देन वो क्लास नेम के थ्रू यहाँ पे आके स्टाइल चेंज कर सकते हो सेलेक्ट करके। बट समझ लीजिए अगर मेरे को नहीं देना है क्लास नेम, नहीं देना है, मुझे किसी और तरीके से चेंज करना है, लाइक समझ लीजिए मुझे चेंज करना है, मुझे सिर्फ ये वाले का कलर रेड चेंज करना है जो हमारा बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 नहीं, बॉक्स 1 वाले ए का मेरे को नेम चेंज करना है। जो मतलब जो ए टैग है जो बॉक्स के अंदर है, बॉक्स 1 के अंदर है हमारे जो पहला बॉक्स है उसी का चेंज करना है। तो वो कैसे करूँगा, तो वह उसके लिए भी हमारे पास सेलेक्टर अवेलेबल है एक। तो जैसा कि मैंने आपको पहले एक सेलेक्टर बताया था मल्टीपल सेलेक्टर, अगर मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो कॉमा दे सकते हो आप। लेकिन अगर आपको ऐसे सिलेक्शन करना है कि लाइक बॉक्स देन उसके अंदर समथिंग, तो आपको क्या करना है, पहले उस एलिमेंट का नाम लिखना है पेरेंट एलिमेंट का, देन एक स्पेस देना है, देन स्पेस देने के बाद आपको वो चाइल्ड यानी जो चाइल्ड एलिमेंट आपको सेलेक्ट करना है उसका नेम देना होगा। तो मैं यहाँ पे चाइल्ड एलिमेंट का नेम दे देता हूँ ए, क्योंकि लिए देखिए यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ए, तो इसका मतलब यही होता है। यहाँ पे अगर स्पेस दे के आप नाम लिखते हो तो इसका मतलब यही हुआ, बॉक्स नेम का एलिमेंट यानी बॉक्स एलिमेंट जो भी जिस पे हमने जिस भी एलिमेंट पे हमने बॉक्स की क्लास दी है वो एलिमेंट, देन स्पेस दे के हम दूसरे एलिमेंट का नाम लिखते हैं। तो उसका मतलब ये होता है उस एलिमेंट को सेलेक्ट करो जिसमें ये एलिमेंट के अंदर ये एलिमेंट है, और तो ये इस तरीके से डायरेक्टली सेलेक्टेड होगा। तो अब मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए सिर्फ इसी का कलर चेंज हुआ है, क्योंकि बॉक्स के अंदर ए जो है वो ये वाला है, ये वाला जो है ये बॉक्स 2 है, तो ये इस पर कुछ अप्लाई नहीं होगा चेंजेस, क्योंकि लिए मैंने क्या बोला है यहाँ पे सिर्फ वही ए का स्टाइल चेंज करना है जो बॉक्स के अंदर है, और बॉक्स के अंदर सिर्फ ये वाला ए टैग है, ये वाला नहीं है। अगर उसका मुझे चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे आ सकता हूँ यहाँ पे बॉक्स 2 एंड देन उसके अंदर ए सेलेक्ट करना है मेरे को, तो ए, एंड देन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कलर, व्हाट कलर, लाइट ग्रीन, ओके, एंड देन मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। या तो अगर मुझे दोनों को रेड देना है तो मैं यहाँ पे इसको रेड भी दे सकता हूँ, या तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ जैसा मैंने आपको बताया मल्टीपल सेलेक्टर्स दे सकते हैं हम, तो इस ऐसे भी मल्टीपल सेलेक्टर यूज़ कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने बोला कि ए टैग सेलेक्ट करने जो बॉक्स के अंदर है तो वो तो सिलेक्ट हो जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके बाद कॉमा भी दे सकता हूँ, एंड देन यहाँ पे बोल सकता हूँ बॉक्स 2 के अंदर वाला भी ए सेलेक्ट करना है। तो ये मल्टीपल सेलेक्टर्स भी ऐसे कर सकते हो। तो फिर मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए दोनों का भी कलर रेड हो गया है। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो, और भी डीप सिलेक्शन कर सकते हो। लाइक अगर मैं इसके अंदर एक डिव ऐड कर दूँ, डिव के अंदर एक डिव,
और मैं पहले क्लीन कर देता हूँ थोड़ा, तो आपको बेटर समझ में आएगा, वरना कोड बहुत भरा भरा दिखेगा। सो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, डिफ़ के अंदर एक और एक डिफ़ क्रिएट किया है और मैं उसको एक क्लास दे रहा हूँ इनर बॉक्स नाम से। तो इनर बॉक्स नाम से मैंने इसको एक क्लास दे दिया एंड देन इसके अंदर मैं एक h1 डाल देता हूँ और इस h1 में हम वापस से हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। वीडियो के स्टार्ट से हम वर्ल्ड को हेलो ही कर रहे हैं अब तक। एंड मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पे h1 आ गया। डिफ़ तो आपको दिखेंगे नहीं फ़िलहाल। सो इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया। सो अगर मुझे ऐसा सेलेक्ट करना है कि बॉक्स देन इनर बॉक्स देन h1 ऐसे सेलेक्ट करना है तो मैं ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। लिखूँगा मैं बॉक्स सेलेक्ट करना है, बॉक्स के अंदर मेरे को इनर बॉक्स सेलेक्ट करना है, देन उसके अंदर का h1 सेलेक्ट करना है, देन मेरे को उसका कलर चेंज करना है टू रेड, तो मैं वो कर सकता हूँ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे रिफ़्रेश, तो यहाँ देख सकते हो आप इसका कलर चेंज हो गया है टू रेड। तो इस तरीके से बहुत सारे सेलेक्टर्स है CSS में अलग अलग। इस वीडियो में अगर मैं कवर करने जाऊँगा तो सारे सेलेक्टर्स तो बहुत लंबे हो जाएंगी वीडियो, तो इसीलिए मैं कुछ सेलेक्टर्स ही बता रहा हूँ जो मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। मैं एक अलग से भी सेलेक्टर्स की वीडियो बना सकता हूँ CSS में। CSS के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे मैं एक अलोन वीडियो बना सकता हूँ लंबी। तो इसलिए इस वीडियो में मैं बस आपको खाली बेसिक्स सिखाना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने कुछ सेलेक्टर्स आपको बता दिए CSS के, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इनहेरिटेंस भी मैंने बताया जो कि आप समझ गए हो कि पेरेंट जो टैग जिसको रैप कर रहा होता है वो होता है पेरेंट, देन उसके अंदर उसका चाइल्ड होता है। तो यहाँ पे h1 इस डिव का चाइल्ड है और ये जो डिव है वो इस डिव का चाइल्ड है, एंड ये जो डिव है ये इसका भी पेरेंट है एंड इसका भी पेरेंट है। सो अभी हम कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे से इस डिव के अंदर से ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं एंड इसके अंदर मैं खाली एक h1 रहने देता हूँ। वापस से यहाँ पे एक h1 ऐड कर लेंगे और यहाँ पे मैं अपने चैनल का नेम ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे चैनल का नेम ऐड कर लिया। यहाँ से सारी स्टाइल्स जो है ये हटा देते हैं। वापस आके यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो डिफ़ॉल्ट लुक है वो आ गया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है हाइट एंड विथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइट एंड विथ कैसे चेंज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बॉक्स लिखूँ, बॉक्स क्या है, बॉक्स इसका कंटेनर है, h1 बॉक्स के अंदर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बॉक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड बॉक्स को मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया बैकग्राउंड कलर पहले भी। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को एक कलर दे देता हूँ कैडेड ब्लू। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड रिफ़्रेश करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये विद पूरी ले रहा है, स्क्रीन की जितनी भी विद है वो उतनी पूरी ले रहा है, बट हाइट जो है वो बस जितना कंटेंट है उतना ही ले रहा है। तो अगर मुझे हाइट चेंज करनी हो इस कंटेनर की, किसकी हाइट चेंज कर रहा हूँ मैं, कंटेनर की, h1 की नहीं। मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया है, डिव की हाइट चेंज करने जा रहा हूँ मैं, h1 की नहीं, h1 उसके अंदर है, मैंने यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट किया है। तो मुझे अगर इस कंटेनर की हाइट चेंज करनी है तो मैं कैसे करूँगा, तो हमारे पास CSS में एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है हाइट नेम से, और फिर आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो कि आपको कितनी हाइट चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 500 पिक्सल्स एंड यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँ तो देखिए इसकी हाइट हो गई 500 पिक्सल्स की हो गई। अगर मैं विड्थ चेंज करना चाहूँ, मेरे को विड्थ इतनी लंबी नहीं रखनी है, जो पूरी स्क्रीन ले रहा है वो उतनी नहीं रखनी है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, डिफ़ाइन कर सकता हूँ लाइक मेरे को विड्थ रखनी है सिर्फ 300 पिक्सल्स एंड देन मैं यहाँ पे सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए इसकी हाइट 300 पिक्सल्स की हो गई, नो हाइट इसकी 500 पिक्सल्स की हो गई एंड देन विड्थ 300 पिक्सल्स की हो गई। तो इस तरीके से आप विड्थ चेंज कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ कि मेरे को जो मेरी स्क्रीन का साइज़ है उसका 50% विड्थ चाहिए मुझे, यानी हाफ स्क्रीन मेरे को कवर करनी है विड्थ में, तो हमारे पास एक और एक यूनिट अवेलेबल है। अभी तक हम फिलहाल पिक्सल्स में काम कर रहे थे, अभी मैं आपको एक न्यू यूनिट बताता हूँ जो कि है परसेंट। तो अगर मैं बोलूँ 50% विड्थ लेना है तो देखिए ये स्क्रीन के साइज़ का 50% विड्थ ले लेगा ये डिव हमारा। अगर मैं यहाँ पे इस पर इंस्पेक्ट एलिमेंट भी करके दिखाऊँ, ऐसे आऊँ इस पर इंस्पेक्ट करूँ तो देखिए ये जो ब्लू वाला एरिया है वो हमारा, जो ब्लू में हाईलाइट हो रहा है वो हमारा एक्चुअल वो है एलिमेंट, और ये ऑरेंज वगैरह क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा वो मार्जिन्स। तो आप देख सकते हो इसने 50% इसने अपने पेरेंट, जो परसेंट्स है
वो पेरेंट के बेसिस पे काम करते हैं। लाइक अगर आपके पेरेंट की साइज़ है, लाइक मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, एक मिनट, इस बेटर समझेगा। मैं यहाँ से इसको विथ दे देता हूँ 500 पिक्सल्स की। ओके, सो मैंने यहाँ पे 500 पिक्सल्स की विथ दे दिया है। ये किसको विथ दिया है मैंने? बॉक्स को, हमारे डिफ को, हमारे H1 को नहीं दिया है। अब मैं H1 को सेलेक्ट करता हूँ। अब H1 क्या है? H1 एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो उसके पास जितनी भी स्पेस अवेलेबल होगी वो उतनी पूरी स्पेस ले लेता है। तो वो देखने के लिए हम इसको एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर ऑफ चाहिए तो ना वाइट नहीं देता है, ग्रीन दे देता है। तो मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन बैकग्राउंड कलर दे दिया। मैं यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो, देखिए ये इसके पास जितनी स्पेस अवेलेबल थी उतनी स्पेस इस H1 ने ले लिया, क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इस बार इसने पूरी स्क्रीन की साइज़ नहीं लिया है, क्योंकि लिए ये किसके अंदर है? ये बॉक्स के अंदर है। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो अपने पेरेंट की जो रिमेनिंग स्पेस अवेलेबल होती है पूरी वो ले लेते हैं। एंड फ़िलहाल क्या है, ये बॉक्स के अंदर है, तो उसने उसकी पूरी रिमेनिंग स्पेस को ले लिया है। सो यहाँ पे आप कलर के थ्रू दे सकते हो कि कैसे ले लिया है इसने स्पेस। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ विद 50%, तभी आपको लगता है क्या होगा यहाँ पे। पहले मैंने बॉक्स को 50% दिया था तो उसने स्क्रीन के साइज़ का 50% ले लिया था। अब अगर मैं यहाँ पे इसको 50% दूंगा तो ये इस अपने पेरेंट के 50% की साइज़ लेगा। पेरेंट की साइज़ कितनी थी? 300 पिक्सल्स थी, तो उसको 300 पिक्सल्स का 50% ले लेगा। अभी 300 का 50% क्या होता है? 150, यानी ये 150 पिक्सल्स हो गया। तो बॉक्स ने क्यों स्क्रीन की साइज़ ली थी? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो परसेंट होता है वो अपने पेरेंट की साइज़ पे ही डिपेंड करता है। जो पेरेंट की साइज़ है उसका परसेंट पे डिपेंड करेगा। अगर पेरेंट की साइज़ है 1000 पिक्सल्स और आप बोलोगे आपको लेना है 90%, तो वो लेगा 90%, वो 1000 पिक्सल्स का 90% स्पेस लेगा। और ये जो हमारा बॉक्स था, ये बॉक्स का पेरेंट कौन है? बॉडी है। एंड बॉडी की साइज़ क्या है? बॉडी की साइज़ तो ये पूरी स्क्रीन थी, इसलिए उसने 50% ऑफ स्क्रीन ले लिया। और अब जो हमारा ये H1 है ये बॉक्स के अंदर है, और हमने यहाँ पे बॉक्स को एक पर्टिकुलर साइज़ दे के रखी है, इसलिए ये इस साइज़ का 50% रहा है। सॉरी, मैंने बोला था ये 300 पिक्सल्स नहीं है, हमने यहाँ पे सब 500 पिक्सल सेट किया, तो ये 500 पिक्सल्स का 50% ले रहा है H1 यहाँ पे ये साइज़। और हाइट का भी ऐसे ही है। अगर मैं बोलूँ हाइट 50%, तो वो 50% ऑफ पेरेंट लेगा। तो हमारे पेरेंट, यहाँ पे हमने बॉक्स की हाइट सेट किया है ये 500 पिक्सल्स, तो यहाँ पे ये लेगा हाइट भी 500 पिक्सल्स का 50%, यानी हो जाएगा कितना? 250। सो यानी ये 250 पिक्सल्स लेगा हाइट में। सो इस तरीके से परसेंटेजेस काम करते हैं। सो अभी मैं आपको एक और एक प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। अगर समझ लीजिए आपको अपने ये डिफ पे कोई बॉर्डर्स देने हैं, अभी फ़िलहाल इस पर कोई बॉर्डर्स नहीं है, बस यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर दिया है, उतना ही है। सो अगर समझ लीजिए आपको कोई डिफ पे या कोई भी एलिमेंट पे आपको बॉर्डर्स देने हैं, सिर्फ डिफ ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी एलिमेंट पे दे सकते हो। सो अगर मुझे अपना ये बॉक्स पे जो हमने डिफ क्रिएट किया था उस पर मुझे बॉर्डर्स देने हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है बॉर्डर नेम से। तो आपको बॉर्डर लिखना है एंड आपको यहाँ पे वही अपना कोलन डालना है, एंड देन आपको बॉर्डर की थिकनेस बतानी है कि आपको कितना थिक बॉर्डर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 5 पिक्सल्स, तो मुझे 5 पिक्सल्स थिक बॉर्डर मिलेगा। एंड देन मेरे को बताना है यहाँ पे कि मुझे कौन से टाइप का बॉर्डर चाहिए। तो बॉर्डर अलग अलग टाइप के, लाइक सॉलिड है और एक दूसरा डैश है, डैश ऐसे ही कुछ नाम से है। मोस्टली हम सॉलिड यूज़ करते हैं बॉर्डर्स, तो यहाँ पे हम सॉलिड लिखेंगे। एंड आपको बॉर्डर का कलर बताना है कि आपको कौन से कलर का बॉर्डर चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ब्लैक। आपको यहाँ पे सब बीच में स्पेसेस देनी है, वो याद रखना है आपको यहाँ पे कि आपको स्पेसेस देनी है। देन इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ आते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का एक सॉलिड बॉर्डर आ गया 5 पिक्सल्स का। तो इस तरीके से आप बॉर्डर्स ऐड कर सकते हो। दूसरी भी प्रॉपर्टीज़ है शायद से डैश्ड, आई गेस, ये डैश्ड, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कैसे ऐसे बीच में गैप्स आ गए, डैश्ड टाइप में बॉर्डर आ गया है। सो ये एक तरीके का बॉर्डर हो गया। और अब हम देखते हैं एक दूसरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट CSS में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है बॉक्स मॉडल। तो मैं वो आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया। इतना अच्छा नहीं है, सड़ा हुआ डायग्राम है, बट फिर भी समझाने के लिए हो जाएगा।
यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो मैंने ये बॉक्स बनाया है, आपको यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स को आप क्या करिए, एक एलिमेंट समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा है H1, तो समझ लीजिए ये बॉक्स एक एलिमेंट है, H1 एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हम फिलहाल यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं H1 का। जो कोई भी एलिमेंट होता है तो वो एलिमेंट में हमारे पास 3 चीज़ें अवेलेबल होती है। उस एलिमेंट की पैडिंग, उस एलिमेंट का बॉर्डर एंड उस एलिमेंट की मार्जिन। बॉर्डर तो हमने अभी जस्ट देखा कि बॉर्डर क्या होता है, तो वहीं पे ये पे हमारे पास लाइव एग्जांपल है। ये जो ब्लैक ब्लैक है यहाँ पे ये बॉर्डर है। बट अभी तक हमने पैडिंग क्या होती है एंड मार्जिन क्या होती है वो नहीं देखा है। अभी हम वो देख लेते हैं कि वो क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको कोड में दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये सब रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से, और यहाँ से मैं डिफ को रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ H1 का रहने देता हूँ आपको बेटर समझाने के लिए। एंड देन यहाँ पे आते हैं एंड रिफ़्रेश करते हैं। ग्रीन कलर क्यों है? ओके, ये सेव नहीं हुआ है। ओके ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं एंड रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट लुक रहता है वो डिफ़ॉल्ट लुक हमारे पास यहाँ पहले से है। तो जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ना पहले से आपके हर एलिमेंट पे कुछ पैडिंग एंड कुछ मार्जिन पहले से ही होती है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ तो इंस्पेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिखा रहा है, आपको आपके एलिमेंट का बॉक्स मॉडल दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको देखो दिखा रहा है कि उस पर पैडिंग कितनी है एंड मार्जिन कितनी है। तो यहाँ पे आपको देखो मार्जिन दिखा रहा है कि मार्जिन यहाँ पे 21 पिक्सल्स की ऊपर आपको 21 पिक्सल्स की मार्जिन है एंड नीचे आपको 21 पिक्सल्स की मार्जिन है। तो मार्जिन यहाँ पे देखिए आपको ऑरेंज में हाईलाइट किया है एंड पैडिंग यहाँ पे ग्रीन में हाईलाइट किया है। तो पैडिंग फ़िलहाल यहाँ पे आपके एलिमेंट पे नहीं है। एंड देन आपके एक्चुअल जो एलिमेंट की साइज़ है, मतलब पैडिंग एंड मार्जिन को हटा के अगर आपको देखना है तो आप सिर्फ यहाँ पे हवर करोगे तो ब्लू में आपको आपके एक्चुअल एलिमेंट की साइज़ दिखेगी, जो सिर्फ एलिमेंट की साइज़ होगी, उसके अंदर के कंटेंट एंड उसके हाइट एंड विड्थ, जो पैडिंग और मार्जिन को इंक्लूड नहीं करता है। तो अभी समझ लीजिए मुझे इस एलिमेंट पे पैडिंग ऐड करनी है और मार्जिन ऐड करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहले H1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमने H1 एलिमेंट लिया है। तो मैं सबसे पहले आपको पैडिंग दिखा देता हूँ कि पैडिंग से क्या होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ पैडिंग, कितनी पैडिंग चाहिए वो हमको बोलना है, तो वो हम अलग अलग यूनिट्स के थ्रू बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मेरे को चाहिए 20 पिक्सल्स की पैडिंग। अब मैं यहाँ आता हूँ एंड रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ तो हुआ, ये यहाँ पे चेंज हो गया इसका, यहाँ था और यहाँ आ गया। अभी फ़िलहाल कोई हमारे पास बैकग्राउंड कलर नहीं है तो हमको पैडिंग इतने अच्छे से समझ नहीं आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर को ऐड कर लेते हैं, रेड कलर फिर से ऐड कर लेते हैं, रेड कलर सेव एंड देन मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसिंग आ गई है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, पैडिंग को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड देन रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कोई पैडिंग अवेलेबल नहीं है। यानी मैं अगर यहाँ आ जाऊँ तो देखिए आप ऐसे समझ सकते हो पैडिंग को, आपके जो एलिमेंट का कंटेंट है वो कंटेंट से आपके बॉर्डर तक की स्पेस को आप पैडिंग समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने एरोज़ भी बनाया है, तो यहाँ पे अपने कंटेंट के से आपके बॉर्डर तक के स्पेसिंग को आप पैडिंग समझ सकते हो इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे कोई पैडिंग नहीं है बट मुझको पैडिंग चाहिए कोई इसमें कोई एलिमेंट में, तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इस तरीके से पैडिंग लिखूँगा और जितनी पैडिंग चाहिए उतनी पैडिंग मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो मैं बोलता हूँ मुझे 20 पिक्सल्स पैडिंग चाहिए और मैं सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे को टॉप पे 20 पिक्सल्स पैडिंग मिल जाएगी, यानी चारों डायरेक्शन में, टॉप पे 20 पिक्सल्स, लेफ़्ट में 20 पिक्सल्स, राइट में 20 पिक्सल्स, बॉटम पे 20 पिक्सल्स मेरे को पैडिंग इस तरीके से मिल जाएगी। इस तरीके से आप चारों साइड्स पे पैडिंग को इंक्लूड कर सकते हो। बट अगर आपको एक ही साइड पे चाहिए कोई पैडिंग, अब मैंने यहाँ से पैडिंग हटा दी, अब यहाँ पे आके मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो देखिए पैडिंग चली गई। अब मेरे को समझ लीजिए सिर्फ टॉप पे पैडिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए भी मेरे पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है पैडिंग, देन आपको ये हाइफन लगाना है एंड देन टॉप। तो ये पैडिंग, ये वाली प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, आप टॉप पे पैडिंग ऐड कर सकते हो। तो कुछ ड्रास्टिक ऐड करते हैं, 100 पिक्सल्स ऐड करता हूँ। 100 पिक्सल्स ऐड करके अगर मैं यहाँ सेव करता हूँ तो देखिए सिर्फ टॉप पे पैडिंग आई है।
तो इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग अवेलेबल है। लाइक सिर्फ लेफ़्ट पे ऐड करनी है तो यहाँ पे लेफ़्ट पे भी ऐड कर सकते हैं। तो पैडिंग लेफ़्ट, और मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे लेफ़्ट पे 50 पिक्सल्स की पैडिंग आ गई है। एंड देन है पैडिंग व्हाट राइट, राइट पे भी मेरे को 50 पिक्सल्स चाहिए तो मैं ये भी कर सकता हूँ। और फिर है पैडिंग बॉटम, तो अगर मेरे को बॉटम पे भी 100 चाहिए तो वो भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग सेपरेटली भी आप ऐड कर सकते हो पैडिंग्स को अपने किस में, अपने किस में एलिमेंट में। तो इसका एक शॉर्ट हैंड जो मैंने आपको बताया था, तो अभी आपको शॉर्ट हैंड का मतलब समझ गया होगा कि उन सब के बजाय यानी टॉप लेफ़्ट बॉटम सब लिखने की जगह आप सिर्फ पैडिंग लिख के एक बार मेंशन कर सकते हो इस तरीके से कि आपको 5% पैडिंग आपको सारे डायरेक्शंस में चाहिए। तो ये शॉर्ट हैंड होता है। और एक चीज़ कर सकते हो आप इस शॉर्ट हैंड के थ्रू, लाइक ये तो हो गया चारों तरफ का। अगर आपको चारों तरफ नहीं करना है, सिर्फ बोलो अगर आपको टॉप एंड बॉटम में अलग चाहिए एंड लेफ़्ट एंड राइट में अलग चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ऐसे लिख के सेव करोगे तो क्या होगा, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ 50 बोलता हूँ एंड यहाँ 100 एंड रिफ़्रेश। तो आप जैसा कि देख सकते हो ये वाला जो है, जो फर्स्ट वाला है वो बोलेगा टॉप एंड बॉटम की पैडिंग 50 पिक्सल्स होनी चाहिए एंड लेफ़्ट वाला बोलेगा I mean जो उसके बाजू में राइट में वो बोलेगा कि राइट एंड लेफ़्ट की पैडिंग 100 पिक्सल्स होनी चाहिए। तो ये वाला है टॉप एंड बॉटम के लिए एंड ये है लेफ़्ट एंड राइट के लिए। और आप एक ही में चारों भी डिफ़ाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है यहाँ से। लाइक अगर आप बोलो टॉप हो गया आपका 50 पिक्सल्स, देन आप बोलोगे आपका जो राइट है, यानी ये क्लॉक वाइज में जाता है, यहाँ पे आप राइट में बोल सकते हो जितना भी चाहिए 20 पिक्सल्स। फिर आपको बॉटम में चाहिए लाइक समझो 30 पिक्सल्स, देन आपको लेफ़्ट में चाहिए तो 100 पिक्सल्स, ऐसे भी आप बोल सकते हो। इस तरीके से डिफरेंट भी दे सकते हो। ये क्लॉक वाइज में जाता है यानी टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभार, तो मोस्टली आप ज़्यादातर ये ऐसे करोगे, टॉप एंड बॉटम दोगे एंड लेफ़्ट एंड राइट दोगे, या जो इंडिविजुअल्स है इस तरीके से भी आप कर सकते हो एक एक नाम देके, पैडिंग लेफ़्ट पैडिंग बॉटम। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चारों तरफ बस एक पैडिंग रहने दे देता हूँ। यहाँ पे पैडिंग, यहाँ पे मैं 50 पिक्सल्स की पैडिंग को रहने देता हूँ। सो पैडिंग आप समझ गए, इस डायग्राम से भी आप थोड़ा समझ गए होंगे कि कंटेंट से आपके बॉर्डर तक के स्पेस को हम पैडिंग बोलते हैं। अब मैं मार्जिन आपको बताता हूँ। सो मार्जिन जो है वो आपके जो आपका एलिमेंट है उसके आपके एलिमेंट के बाहर की स्पेस, यानी आपके एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की स्पेस, ऐसे समझ सकते हो आप। अभी आप जैसा कि देख सकते हो जब मैंने पैडिंग हटा दिया था तो ये जो कंटेंट है वो यहीं के यहीं था, बस उसके अंदर ही स्पेस बढ़ गई थी। बट अगर मैं यहाँ पे मार्जिन दूँ तो अभी मार्जिन देने के लिए हमारे पास मार्जिन नाम की भी एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन देता हूँ 100 पिक्सल्स। तो 100 पिक्सल्स की मैंने चारों तरफ मार्जिन दे दिया एंड मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए अब ये अपनी स्पेस से हट के नीचे आया, यानी यहाँ टॉप से 100 पिक्सल्स आया, लेफ़्ट से 100 पिक्सल्स, यहाँ से भी 100 पिक्सल्स एंड नीचे से भी 100 पिक्सल्स उसने मूव किया। तो उसके चारों तरफ 100 पिक्सल्स की मार्जिन आ गई है। सो मार्जिन कैसा है आप समझ गए, यहाँ से जो बॉर्डर से समझ सकते हो दूसरे एलिमेंट की स्पेस। तो अगर मैं देखिए यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, H2 के ऊपर मैं एक H1 ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, H1 के ऊपर H2 ऐड कर दिया एंड देन रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये मार्जिन यहाँ पे जो इसकी इतनी स्पेस है यहाँ, ये H2 से लेके ये H1 स्टार्ट होने तक ये आपकी मार्जिन इस तरीके से ऐड होती है। अगर मैं यहाँ से मार्जिन हटा दूँ, ये मार्जिन मैंने यहाँ से हटा दिया एंड देन मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन है जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होती है, अलग अलग ब्राउज़र अलग अलग अप्लाई करता है। तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन है उतनी ही है। एंड अगर मैं यहाँ खुद से ऐड करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ मार्जिन 0 तो देखिए उसमें से ओके मैंने H1 में से मार्जिन हटा दिया, लेकिन H2 की भी कुछ पहले से बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होगी। तो मैं H2 को भी सेलेक्ट करके उसकी मार्जिन को 0 कर दूं अगर, तो देखिए वो दोनों एकदम चिपक गए।
क्योंकि अब उनके बीच में कोई भी मार्जिन नहीं है। और मार्जिन का भी सेम ही है, ये मार्जिन का शॉर्ट हैंड है। अब सेम पैडिंग की तरह इसको अगर मेरे को चाहिए कि H1 में मेरे को ऊपर में मार्जिन चाहिए सिर्फ, तो मैं ऊपर भी मार्जिन ऐड कर सकता हूँ 50 पिक्सल्स की। तो यहाँ पे ऐड हो गया। अब H1 कौन सा है हमारा, ये रेड वाला है। तो देखिए यहाँ से इसमें ऐसे 10% बोल रहा हूँ, आई मीन 50 कितना ऐड किया, 50 पिक्सल्स मार्जिन मैंने टॉप पे ऐड कर दिया है। तो आप परसेंट भी यूज़ कर सकते हो या पिक्सल्स भी ऐड कर सकते हो, और भी यूनिट्स होते हैं बट वो मैं अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि ये थोड़ा बेसिक कोर्स है तो उतना समझ नहीं आएगा। तो ये इतना हो गया। सो ये मैं आपको बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट समझा रहा था। तो एक बार समराइज़ कर लेता हूँ। ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा था, अभी इस पर हमने बॉर्डर शायद रिमूव कर दिया था, तो मैं इस पर बॉर्डर भी ऐड कर देता हूँ तो आपको बॉर्डर भी नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर डाल देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, जो भी कलर ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। एंड देन रिफ़्रेश। तो आप समझ गए। देखिए ये जो कंटेंट से लेके बॉर्डर तक का स्पेस है, आप इसको अपना पैडिंग समझ सकते हो, मतलब वो पैडिंग ही होती है। एंड देन आपका बॉर्डर होता है, देन उसके ऊपर आपकी मार्जिन होती है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना इंस्पेक्ट करके अपने H1 को सेलेक्ट करूँ तो देखिए अब यहाँ पे हम अपने बॉक्स मॉडल को क्रोम डेवलपर टूल्स में देख सकते हैं। यहाँ पे हमको दिखा रहा है बॉर्डर कितना है, 5 पिक्सल्स। वैसे यहाँ पे इसकी साइज़ छोटी है, अगर आप थोड़ा जूम करो या फिर अपने भी आप क्रोम या फायरफॉक्स में ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि इसकी साइज़ है बॉर्डर की 5 पिक्सल्स, मार्जिन है 50 पिक्सल्स यहाँ पे टॉप पे क्योंकि मैंने ऐड किया था, और यहाँ पे बॉटम पे दिखा रही है 21 पिक्सल्स बाय डिफ़ॉल्ट है, और पैडिंग भी यहाँ पे दिखा रही है 50 पिक्सल्स, और कंटेंट का विथ भी यहाँ पे लिख के आ रहा है। अगर विद में चाहे तो चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पे, वो तो मैंने आपको पहले ही बता भी दिया है। विद में को चेंज करना है तो वो मैं कर सकता हूँ, 50% विद करना है तो 50% विद हो जाएगी इसकी इस तरीके से। सो आई गेस आपको बॉक्स मॉडल CSS का थोड़ा समझ में आ गया होगा, बेसिक्स। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई इतनी बात नहीं है, अभी आपने पहली बार सुना है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मतलब एकदम सही से नहीं बनी हुई है, मैं कुछ चीज़ें सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं फ्री स्टाइल ही कर रहा हूँ, ऐसे ही समझ लीजिए, मैंने कुछ प्लान करके नहीं बैठा था, तो मैं डायरेक्टली बस बोलते जा रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो बराबर नहीं बनी है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, मैं वापस से वीडियो को अच्छे वेल प्लान करके भी बना लूँगा। अगर आपको लगता है मैंने सही से नहीं समझाया है कुछ चीज़ें तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, मैं इस वीडियो को खुशी से वापस बना दूँगा। सो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सो अभी मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो पोजीशनिंग के बारे में बताऊंगा CSS में, कि हम हमारे एलिमेंट्स की पोजीशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। सो इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। यहाँ से मैं ये H2 को हटा देता हूँ और ये H2 को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और क्या करता हूँ विद रहने देता हूँ, बॉर्डर भी रहने देता हूँ, मार्जिन हटा देता हूँ और पैडिंग ये सब रहने देता हूँ इधर पे। एंड देन इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो अभी मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो है पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। सो पोजीशन प्रॉपर्टी से हम अपने एलिमेंट्स को यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं हमारे पेज पे। सो उससे मेरा क्या मतलब है मैं वो आपको बताता हूँ। सो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो H1 है उसको हम एक डिव में डाल देते हैं। सो एक डिव क्रिएट करते हैं, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं, एंड ये डिव को वापस से क्लास दे देते हैं बॉक्स नाम की। ओके, कोट्स डालना भूल गया, तो यहाँ पे बॉक्स नाम की एक क्लास दे देते हैं, एंड देन यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं। सो सेम ही है, और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, H1 की जगह ये सारी प्रॉपर्टीज़ में बॉक्स को दे देता हूँ, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बस बॉक्स पे आ जाएगी वो सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएगी बॉक्स के ऊपर। अभी H1 की जगह ये सारी पैडिंग्स एंड बॉर्डर्स एंड बॉक्स पे आ गई है। अभी H1 एक बस नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट लुक है उसी में रहेगा। सो ये हो गया। सो अभी जो आपको प्रॉपर्टी बताने जा रहा था वो है पोजीशन प्रॉपर्टी। सो पोजीशन प्रॉपर्टी में आप अलग अलग वैल्यूज़ दे सकते हो। जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो आई गेस स्टैटिक होती है, यानी बस नॉर्मल आपका जो पोजीशन है वो नॉर्मल जो है बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही रहेगा। बट हमको जब चेंज करना होगा प्रॉपर्टीज़ तब हम यूज़ करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी को। तो अगर मैं लिखता हूँ, देखिए मैं एक प्रॉपर्टी दे सकता हूँ पोजीशन रिलेटिव, तो मैंने यहाँ पे एक पोजीशन दे दिया रिलेटिव। तो जब आप पोजीशन रिलेटिव देते हो या कोई भी दूसरी पोजीशन देते हो जो मैं आपको आगे बताऊँगा, तब आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो अलग अलग। जैसे इसमें से एक है टॉप, तो आपके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, टॉप है, लेफ़्ट है, बॉटम, राइट ये है। तो इससे क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि टॉप से अगर आपको समझ लीजिए इसको मूव करना है
10 पिक्सल्स। तो मैं करता हूँ टॉप से 10 पिक्सल्स मूव। अब मैं यहाँ पे आकर रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए ये टॉप से 10 पिक्सल मूव हो गया। अगर मैं बोलता हूँ टॉप से 200 पिक्सल्स मूव करना है तो देखिए ये टॉप से 200 पिक्सल मूव हो गया। और अगर मैं बोलता हूँ मुझे लेफ़्ट से 150 पिक्सल्स मूव करना है तो ये लेफ़्ट से 150 पिक्सल्स मूव हो गया। सेम परसेंट में भी बोल सकता हूँ कि मुझे अगर परसेंट से 50% मूव करना है, मतलब टॉप से 50% मूव करना है एंड लेफ़्ट से 50% मूव करना है तो वो भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ ये चला गया लेफ़्ट से 50% एंड टॉप से 50% क्यों नहीं मूव हुआ ये? ओके, टॉप से मूव इसीलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि इनफ स्पेस नहीं है बॉडी टैग में, वो आपको बाद में मैं समझाऊँगा। सो रिलेटिव में क्या होगा, वो जिस टैग के अंदर है वो उसी टैग के स्पेस के हिसाब से मूव होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे परसेंट काम करता है, परसेंट में वो जिस टैग के अंदर है उसी के रिलेटिव मूव करेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 50 पिक्सल्स मूव करने तो वो 50 पिक्सल्स वो पिक्सल्स में मूव होगा, फिर परसेंट में मूव नहीं होगा। उसके जो भी पेरेंट कंटेनर है उसके हिसाब से नहीं मूव होगा, फिर वो 50% नीचे मूव हो जाएगा। सो इस तरीके से होता है। अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट, जो मैंने बोला डिफ़ॉल्ट जो होता है पहले से पोजीशन, वो अगर आप दे दो, मतलब अगर आप पोजीशन नहीं देते हो तो पहले से पोजीशन कोई भी एलिमेंट की स्टैटिक होती है, अगर मैं वो दे देता हूँ तो ये टॉप लेफ़्ट ये सारी प्रॉपर्टीज़ काम नहीं करने वाली है। सो उसके लिए आपको देना होता है रिलेटिव या दूसरी कोई पोजीशन की प्रॉपर्टी। तो रिलेटिव से क्या होता है, अगर मैं देखिए यहाँ पे ऊपर एक न्यू h1 क्रिएट कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे h1, अरे कम ऑन आ जा यार, आ गया यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ, वो मेरा नाम गलत लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं सेव करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये इस एलिमेंट के बाद से ये नीचे से लेगा कि इस एलिमेंट के बाद से ये कितना मूव हुआ, हमने कितना मूव किया इसे यहाँ पे देख लेते हैं। इस एलिमेंट के बाद से टॉप 50 पिक्सल्स एंड लेफ़्ट 50% इसके बाद से मूव हुआ। अगर यहाँ पे मैं अभी आपको दूसरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ पोजीशन की। अगर मैं बोलूँ पोजीशन एब्सोल्यूट तो फिर देखिए क्या होता है। अब मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट डाला तो आपने देखा कि ये थोड़ा सा मूव हो गया, क्योंकि लिए अब ये क्या हो गया, अब ये कोई दूसरे एलिमेंट के रिलेटिव में मूव नहीं होगा। अब ये फ्लो से बाहर आ गया है और ये आपके HTML या जो भी आपका नेक्स्ट जो रूट एलिमेंट है उसके हिसाब से सेट होगा। अब उससे मेरा क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे बोलूँ टॉप 0 पिक्सल्स और लेफ़्ट को हटा देता हूँ, मैं टॉप 0 बोलता हूँ मैं, तो देखिए क्या होगा। टॉप 0 देखा आपने, उसने उसको कवर कर लिया, वो उसके ऊपर आ गया। और अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव डालता हूँ तो देखिए वो उसके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि वो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके रिलेटिव में रह रहा है क्योंकि वो एक फ़्लो में चल रहा है। लेकिन जब आप देते हो पोजीशन एब्सोल्यूट, अगर जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट लेते हो सो वो पेज के नॉर्मल फ्लो से बाहर आ जाता है और आपके जो रूट एलिमेंट है, जो आपका HTML एलिमेंट है, उसके रिलेटिव उसका मतलब जो पोजीशन सेट होता है तो वो किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर ओवरलैप करेगा क्योंकि लिए वो फ़्लो से बाहर आ गया है और आपका HTML जो टैग है उसके हिसाब से वो टॉप या बॉटम जो भी आप सेट कर रहे हो उस हिसाब से मूव हो रहा है। सो इससे हम क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, ये एब्सोल्यूट हटा देता हूँ, एक बार आपको रिलेटिव भी दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ रिलेटिव 0 दिया है तो ये इसको कवर नहीं करेगा एंड उसके ऊपर के हिसाब से ही मूव होगा। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 150 पिक्सल्स तो देखिए ये 150 पिक्सल्स उसके हिसाब से मूव होगा। एंड अगर मैं देता हूँ एब्सोल्यूट तो वो अपने ऊपर वाले टैग को नहीं देखेगा क्योंकि वो ऊपर वाले टैग से बाहर आके वो HTML टैग के हिसाब से मूव हो रहा है, यानी आपके ऐसे समझ सकते हो स्क्रीन के टॉप लेफ़्ट वगैरह उससे मूव होगा, उसके आसपास के टैग से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एब्सोल्यूट को। सो एब्सोल्यूट से हम क्या कर सकते हैं, मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अभी बॉक्स में से कोई भी सारी पोजीशंस निकाल देता हूँ मैं और मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए ये हमारा जो H1 टैग है वो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर है। तो समझ लीजिए कि मेरे को ये चाहिए इधर राइट साइड में बॉटम में चाहिए,
इसी के अंदर चाहिए मेरे को, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ तो देखते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, H1 को सेलेक्ट करूँगा, देन उसको पोजीशन में एब्सोल्यूट दे देता हूँ यहाँ पे। कम ऑन मैन, आई कैन टाइप एब्सोल्यूट। सो यहाँ पे मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ। तो मैंने क्या बोला, मुझे उस बॉक्स के अंदर वो कहाँ चाहिए, राइट में चाहिए, तो राइट 0 दे दूँगा कि राइट से 0 यानी राइट साइड में जाके स्टिक हो जाएगा, एंड बॉटम 0 तो यानी वो एकदम नीचे जाके चिपक जाएगा। और अब मैं यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये क्या हो गया, ये H1, हमारे पास 2 H1 है फ़िलहाल, इसीलिए वो दोनों H1 वहाँ सेलेक्ट होके चले गए। इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अभी देख सकते हो आप, ये क्या हो गया, ये यहाँ नीचे चला गया, इसके अंदर से निकल के यहाँ नीचे चले गया, क्योंकि मैंने क्या बोला था एब्सोल्यूट से क्या होता है, वो आपके फ्लो से निकल जाएगा एंड आपके रूट एलिमेंट में चला जाएगा, जो कि है HTML। सो हमारा HTML, हमारा सब कुछ कवर जो है वो HTML टैग के अंदर ही है, इसीलिए ये यहाँ सबसे नीचे HTML टैग के सबसे नीचे आ गया। बट मुझे ये मेरे बॉक्स के अंदर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका पेरेंट एलिमेंट है, जिसको भी आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, उसके पेरेंट एलिमेंट में आप जा सकते हो एंड आप उसको पोजीशन रिलेटिव दे सकते हो। तो आप उसको पोजीशन रिलेटिव दे दोगे तो देखिए, तो वो फिर एब्सोल्युटली पोजीशन होगा इस बॉक्स के अंदर। मतलब वो आप जब आपने उसके पेरेंट एलिमेंट को रिलेटिव दे दिया तो वो इसी के अंदर एब्सोल्युटली पोजीशन होगा। सो इस तरीके से आप इसको कहीं भी पोजीशन कर सकते हो जहां आप चाहो। अगर आप चाहो तो राइट से 20% भी बोल सकते हो, तो राइट से 20% इधर आ जाएगा, तो ऐसे अंदर कहीं भी मूव कर सकते हो। सो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट का बेटर यूज़ में ले सकते हो, या पेज में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपको कोई चीज़ के अंदर ही करना हो। कभी कभार आपको कोई आइटम को रूट एलिमेंट पे भी मूव कर सकते हो बिना कोई पेरेंट को रिलेटिव दिए। सो अभी मैं आपको दूसरा प्रॉपर्टी एक दिखा देता हूँ, जो कि आपको एब्सोल्यूट जैसी लगेगी थोड़ी बहुत, बट थोड़ी डिफरेंट होती है। सो उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ से H1 से ये रिमूव कर देता हूँ। हम अपने ये बॉक्स पे ही उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। सो दूसरी जो है वो है फिक्स्ड। सो फिक्स से क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। सो फिक्स से भी सेम आपका जो जैसे पहले हो रहा था, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ टॉप 0, तो ये एब्सोल्यूट की तरह, जैसे एब्सोल्यूट फ्लो से निकल के HTML टैग पे अटैच हो जा रहा था, वैसा ही होगा अगर मैं इसके ऊपर कोई और टैग डाल दूँ। लाइक यहाँ पे मैं बॉक्स के पहले कोई और एक टैग क्रिएट करूँ H1 और सेव करके मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो उसके नीचे है, सो वो नहीं दिखेगा। सो फिक्स्ड, लेकिन फिक्स्ड में डिफरेंस क्या है वो दिखाने के लिए हमको अपने वेबसाइट में थोड़ा कंटेंट चाहिए। अभी हम फ़िलहाल स्क्रॉल नहीं कर सकते, क्योंकि लिए हमने इनफ कंटेंट नहीं डाला है अपनी वेबसाइट में, इसीलिए हम स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। सो स्क्रॉल करने के लिए मैं आपको एक न्यू प्रॉपर्टी भी दिखा देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, हमको बहुत सारा कंटेंट ऐड करना पड़ेगा वेबसाइट में स्क्रॉल ऐड करने के लिए, तो उससे बेटर मैं क्या करता हूँ, हमारी बॉडी को सेलेक्ट करता हूँ, बॉडी टैग को, और उसको मैं हाइट दे देता हूँ। सो मैं हाइट दे देता हूँ उसको 200% की हाइट दे देता हूँ, और अब यहाँ के रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, वर्क नहीं किया यहाँ पे। ओके, क्योंकि HTML नहीं सेलेक्ट, HTML भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं HTML भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने एक स्क्रॉल ऐड कर दिया है, लेकिन देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, मतलब स्क्रॉल हो रहा है लेकिन वो कंटेंट वहीं पे फिक्स्ड है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, एक मिनट। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक H1 ऐड करता हूँ, H1, कम ऑन H1 एंड यहाँ पे मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ। कुछ लिखने के बाद यहाँ आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। फ़िलहाल हम अपने कंटेंट को देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि वो मैंने पोजीशन फिक्स्ड रखा है, तो वो एब्सोल्यूट की तरह ही काम करता है। वो फ्लो से बाहर आके डायरेक्ट HTML से काम, HTML टैग्स के रिलेटिव में चलता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टॉप 0 दे दिया हूँ, वो ठीक है। मैं यहाँ पे लेफ़्ट से 50% दे देता हूँ, ताकि हमको हमारा जो उसके नीचे टैग है वो दिखाई दे। तो ये देखिए ये यहाँ चला गया। तो अब अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए वो हेलो वर्ल्ड तो ऊपर चला गया, स्क्रॉल हो गया, बट ये यहीं पे रहेगा हमेशा के लिए स्क्रीन पे, जो इस जगह पे अपने पोजीशन किया है, क्योंकि मैंने इसको फ़िक्स्ड पोजीशन दिया है। तो फ़िक्स्ड पोजीशन इस तरीके से काम करती है। और अगर मैं इसको फ़िक्स्ड की जगह एब्सोल्यूट दे दूँ और रिफ़्रेश करूँ तो अभी भी वो वहीं है, बट मैं अब स्क्रॉल करूँगा
तो वो ऊपर चला जाएगा। सो इस तरीके से आप पोजीशंस डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। एक पोजीशन और भी होती है स्टिकी, वो थोड़ी आपको अभी फ़िलहाल शायद ना समझ आए, एक बार दिखा देता हूँ कैसे बिहेव करती है। वो भी इसकी तरह साथ में नीचे मूव करेगा, बट जब कंटेनर ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो जिस कंटेनर के अंदर है वो उस कंटेनर के मतलब वो कंटेनर ख़त्म हो जाएगा हाइट, तब वो रुक जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने उसका कंटेनर बॉडी है, क्योंकि मैंने बॉडी को 200% दे दिया है, तो उसकी साइज़ मतलब वो फिर वो उसके साथ ही नीचे जाता जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल इसका कंटेनर बॉडी है। अगर वो कोई दूसरे कंटेनर के अंदर होता, लाइक मैं एक बॉक्स बनाता या कोई और एक सेक्शन बनाता, तो उसकी हाइट तक जाके ये रुक जाता, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ़िलहाल आपके लिए स्टिकी पोजीशन को देखना। सो ठीक है, अभी मैं आपको कोई दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूँ, लाइक अभी इसमें से 200% हटा के 100% ही कर देता हूँ, तो हमारा ये स्क्रॉल चला जाएगा यहाँ से, ये स्क्रॉल चला गया। सो अभी मैं आपको एक न्यू प्रॉपर्टी दिखाता हूँ बैकग्राउंड की, थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। जब से बहुत ये बोरिंग प्रॉपर्टीज़ हम CSS के कॉन्सेप्ट्स देख रहे थे, अभी आपको थोड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स भी दिखा देता हूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ जिससे आपकी वेबसाइट थोड़ी अच्छी दिख सकती है। लाइक अगर आपको बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है, अभी तक हमने यही देखा कि बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड करते हैं, अभी हम देखते हैं कि हमको बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड करनी है। तो बैकग्राउंड इमेज ऐड करने के लिए आपके पास बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी है, या आप सिर्फ बैकग्राउंड भी लिख सकते हो शॉर्ट हैंड। सो बैकग्राउंड लिख के आपको अब यहाँ पे इमेज ऐड करनी है। सो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए इमेज का हमको लोकेशन देना पड़ेगा कि इमेज कहाँ है। तो सबसे पहले आपको ये एक ऐसे लिखना पड़ेगा, URL लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एंड डबल कोट्स डालने पड़ेंगे, एंड इसके अंदर आप अपने इमेज की लोकेशन दे सकते हो, जैसे आप HTML में दे रहे थे। सो फ़िलहाल मैं कोई इमेज डाउनलोड करने की जगह हमारी यहीं से कोई एक दूसरी इमेज ले लेता हूँ। ये सर्फ कर रही है, इसकी इमेज ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड देन मैं यहाँ आके इसको इमेज एड्रेस दे देता हूँ, एंड मैं सेव करता हूँ। अभी देखिए मैं काय पे दे रहा हूँ, अपना बैकग्राउंड इमेज बॉडी पे दे रहा हूँ, तो ये पूरे इस पे आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेज आ गई। अभी ये बैकग्राउंड मतलब ये इमेज साइज़ में बड़ी इतनी नहीं है, इनफ नहीं है, इसीलिए ये रिपीट हो रही है ताकि पूरा कवर हो सके। तो अगर मेरे को वैसा नहीं चाहिए कि रिपीट ना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट। इसको भी आप शॉर्ट हैंड में लिख सकते हो, बट मैं ऐसे लिखना प्रेफर करता हूँ, तो आप ऐसे यहाँ लिख सकते हो बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। तो देखिए ये बैकग्राउंड की इमेज रिपीट नहीं होगी, बट अब ये पूरी साइज़ नहीं ले रही है क्योंकि इमेज छोटी है। तब आप उसकी साइज़ भी चेंज कर सकते हो थ्रू बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी। यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ की एक प्रॉपर्टी है, उसमें आप लिख सकते हो कवर। सो आप कवर लिख दोगे तो देखिए ये पूरा कवर करेगा इमेज। अभी इसकी मेरे को पोजीशन नहीं अच्छी लग रही है, वो जो सर्व कर रही थी वो वहाँ चली गई, बस ये अजीब सा पानी यहाँ रह गया। सो मैं इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ, अलग अलग पोजीशंस अवेलेबल है। लाइक अगर मैं बोलूँ बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, तो ये बैकग्राउंड की पोजीशन यहाँ सेंटर में आ जाएगी इस तरीके से। सो इस तरीके से आप बैकग्राउंड इमेज अलग अलग एलिमेंट्स को दे सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरी बॉडी को दे दिया है। मैं यहाँ चाहिए तो अगर मैं यहाँ से सबको रिमूव कर लूँ, और जो हमारा बॉक्स था, मैं बॉक्स को दे देता हूँ। अगर मैं अपने बॉक्स को दे दूँ यहाँ पे बैकग्राउंड रेड के नीचे, तो जैसा कि मैंने बताया था ओवरराइट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला बैकग्राउंड रेड है, लेकिन उसके नीचे मैंने बैकग्राउंड चेंज करके बैकग्राउंड इमेज सेट कर दिया, तो वो ओवरराइड हो जाएगा। उसको हटाऊँ नहीं हटाऊँ कोई मतलब नहीं है। मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे ये अभी ये इस डिफ के अंदर वो इमेज आ गई है। सो इस तरीके से आप इमेज ऐड कर सकते हो। अभी मैं आपको कलर्स ऐड करने के भी डिफरेंट तरीके दिखा देता हूँ। अभी तक हमने कलर ऐड करने के यही सिंपल तरीके देखे थे, सिर्फ रेड ऐसे ही देखे थे। तो अभी हम दूसरे तरीके देख लेते हैं कलर्स ऐड करने के। सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से इस बॉक्स को रिमूव कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे से ये H1 को भी रिमूव कर देते हैं, इसके अंदर ये रहने देते हैं। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे वापस से एक बार बॉक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया, बॉक्स को विथ दे देते हैं हम 100% एंड हाइट भी दे देते हैं 100%। तो हमारे स्क्रीन का 100% साइज़ वो कवर कर लेगा। सो यहाँ पे कवर कर लिया। फ़िलहाल हमको दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने कोई बैकग्राउंड कलर सेट नहीं किया है। सो बैकग्राउंड कलर करने के अलग अलग तरीके मैं आपको बताता हूँ। अभी तो हमने सिर्फ एक ही देखा, सिर्फ लिखने का तरीका देखा है। अब दूसरा तरीका एक है कि आप उसको हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हो। उससे मेरा मतलब क्या है,
मैं यहाँ पे अगर आप गूगल पे लिखो कलर पिकर तो आप यहाँ जाके, या फिर आप कोई दूसरा भी, बहुत सारे कलर पिकर्स अवेलेबल है, मैं यहाँ गूगल का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी कलर पिकर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखोगे तो कोई भी एक में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पे जो भी आपको कलर चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से ऐसे सिलेक्शन के लिए यहाँ पे स्लाइडर दिया है, जो भी कलर चाहिए, मैं समझो मेरे को ये कलर अच्छा लग रहा है तो मैं ये कलर को सेलेक्ट करूँगा। एंड सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे आपको एक हेक्स वैल्यू दी गई है, तो इस हेक्स वैल्यू को आप कॉपी कर सकते हो और हेक्स वैल्यू को यहाँ पे कॉपी करके अगर आप पेस्ट कर दो इस वैल्यू को एंड सेव करके यहाँ रिफ़्रेश करो तो देखिए ये कलर इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो गया। सो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से कलर्स की वैल्यू दे सकते हो। एक तरीका हमने क्या देखा था, एक था डायरेक्टली नेम के थ्रू एंड ये दूसरा तरीका है हेक्स वैल्यू दे सकते हो आप उसको, और एक आपके पास तरीका है RGB, तो इसके थ्रू भी दे सकते हो। मैं यहाँ से RGB को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने कोड में आता हूँ। तो RGB के थ्रू कलर देने के लिए आपको यहाँ पे RGB फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे आप RGB लिखोगे तो ये RGB का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू, आपके कलर्स वैसे ही बनते हैं। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि हमको कितना ब्लू चाहिए, कितना ग्रीन चाहिए, कितना मतलब कितना रेड चाहिए, कितना ग्रीन चाहिए और कितना ब्लू चाहिए, वो हम यहाँ पे बताएंगे। और फिर वो रेड ग्रीन ब्लू के मिक्सचर से कोई एक कलर बनेगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने फ़िलहाल जो वहाँ से कॉपी किया था वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सो पेस्ट किया, रिफ़्रेश, तो यहाँ पे वो कलर आ गया। सो और एक होता है RGBA होता है एक। अगर आपको उसकी ओपेसिटी बतानी है, अगर अभी तक मैंने आपको वो नहीं बताया, ओपेसिटी की एक प्रॉपर्टी नहीं बताया, तो वो भी पहले बता देता हूँ। तो देखिए अभी इसका कलर ये है, इस बॉक्स का कलर ये है। अगर मेरे को इस बॉक्स की ओपेसिटी कम करनी है यानी ट्रांसपेरेंसी देनी है थोड़ी, तो मैं बोलूँगा वो उसकी वैल्यू आप दे सकते हो 0 से 1 तक की, यानी 0 या 0.1, 0.2 या 0.3 ऐसे भी दे सकते हो आगे, और 0.5 ऐसे भी दे सकते हो, बट नॉर्मली आप ऐसे 0.1 ऐसे दे सकते हो। सो अगर आप 0 दे दोगे ओपेसिटी तो आपके एलिमेंट की ओपेसिटी 0 हो गई और वो गायब हो गया। सो अगर मैं इसको देता हूँ ओपेसिटी 0.1 की और फिर रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, और फिर 0.5 की देता हूँ तो देखिए थोड़ा और दिख रहा है बस। बट इससे क्या हो रहा है, इससे मैंने पूरे बॉक्स पे अप्लाई किया है तो पूरे बॉक्स की ओपेसिटी कम हो रही है। हमारा ये जो H1 है उसकी भी ओपेसिटी कम हो जा रही है। आप H1 पे भी डायरेक्टली ओपेसिटी अप्लाई कर सकते हो, हर एक एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो ये ओपेसिटी की प्रॉपर्टी को। सो अगर मुझे ऐसे नहीं करना है, सिर्फ मुझे बैकग्राउंड कलर की ओपेसिटी चेंज करना है, तो ऐसे कर सकते हो आप RGBA यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ जो आपके 3 कलर्स आपने मेंशन किया, रेड ग्रीन ब्लू, उसके लास्ट में आके आप ओपेसिटी मेंशन कर सकते हो 0.5 ऐसे मेंशन करके यहाँ रिफ़्रेश करोगे तो देखिए सिर्फ बैकग्राउंड की ओपेसिटी चेंज हुई है एंड ये H1 की ओपेसिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वो वैसे के वैसे ही है। सो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप से कलर्स दे सकते हो। और अगर आपको कोई, जैसा मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप के इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था, वैसे ही आप डिस्प्ले में भी अगर आप डिस्प्ले को किसी को दे देते हो डिस्प्ले नन, तो भी वो एलिमेंट गायब हो जाएगा। सो अगर आपको कभी कोई एलिमेंट गायब करना हो तो इस तरीके से आप उसको हाइड कर सकते हो। सो इसमें मैंने इस ट्यूटोरियल में आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बता दिया है। आपको प्रैक्टिस करना है बस इन प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंट। मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं बताया है, अभी भी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है CSS में, बट एक शायद बिगिनिंग की वीडियो के लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आई गेस मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, देन आई गेस स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि लिए फिर शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज अ बिगिनर। सो लेट्स सी, देखते हैं, थोड़ी 1-2 चीज़ें देख लेते हैं। तो मैं एक सेलेक्टर आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको सारे एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं अपने वेब पेज पे, सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ सेलेक्ट करने हैं, तो आप स्टार के थ्रू कर सकते हो। सो स्टार के थ्रू सारे एलिमेंट्स आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, और फिर अगर आप बोलोगे कलर इक्वल्स टू रेड, तो आप जो भी एलिमेंट अपने वेब पेज पे लोगे उन सब का फॉन्ट कलर हो जाएगा रेड, क्योंकि लिए इससे सारी चीज़ों का कलर सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब सारी चीज़ें इस सेलेक्टर से सारे एलिमेंट्स सेलेक्ट हो जाते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम नॉर्मली ऐसे होता है कि आप सारी चीज़ों में से डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग्स वगैरह है वो रिमूव कर देते हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो मैंने कलर स्क्रीन की साइज़ 100% कर दिया हूँ, बट यहाँ पे साइड में देखो कुछ वाइट बॉर्डर्स है, क्योंकि लिए
यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन पहले से अवेलेबल है। तो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए वो डिफ़ॉल्ट मार्जिन वगैरह निकल गई है। तो इस तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ देख लेते हैं, स्पेसिफ़िसिटी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे स्पेसिफ़िसिटी में। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपको आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप में सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक क्लास का नेम दे सकते हो और आईडी का नेम दे सकते हो। तो अगर मैं समझो यहाँ पे मैंने दे दिया आईडी, इसको दे देता हूँ बॉक्स आईडी, लिख देता हूँ, नाम दे देता हूँ। एंड मैं क्या दिया है मैंने, एक बॉक्स दिया है, एक बॉक्स आईडी दिया है ना। ओके ठीक है। तो मैं अगर बॉक्स के अंदर लिखता हूँ कलर रेड, ओके, एंड मैं उसके नीचे लिखता हूँ बॉक्स आईडी और मैं उसमें लिखता हूँ कलर ग्रीन दे देता हूँ। तो आपको क्या लगता है कौन सा अप्लाई होगा? तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक नीचे फ्लो में जाता है, तो अगर उसके बाद कोई कुछ दूसरा सेम एलिमेंट पे कोई सेम एलिमेंट पे सेम प्रॉपर्टी वापस रीडिफाइन करेंगे तो वो ओवर राइड हो जाता है उस लॉजिक से। तो यहाँ पे ये ग्रीन हो ही जाना चाहिए। बट अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कट करके इसके ऊपर पेस्ट करता हूँ एंड सेव करता हूँ इसको और रिफ़्रेश करता हूँ, तो आपको क्या लगता है इसका कलर रेड हो जाना चाहिए क्योंकि रेड बाद में आ रहा है नीचे इसलिए, या ग्रीन रहना चाहिए? क्या होता है देखते हैं। अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये फ़िलहाल ग्रीन ही है, क्योंकि लिए ये स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है CSS में कि हर एक चीज़ की मतलब जो आईडीज़ है उनकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है क्लास से, इसीलिए क्लास को ये ज़्यादा ये आईडी को ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा और आईडी का ही जो स्टाइल है वो अप्लाई करेगा। तो ऐसे और भी चीज़ों की स्पेसिफिसिटी होती है। लाइक अभी यहाँ पे मैंने बोला बॉक्स में मैंने दे दिया कि बॉक्स के अंदर के सारे कलर्स रेड होने चाहिए, इनहेरिट होने चाहिए, तो वो हो रहे हैं, यहाँ पे सारे रेड हो रहे हैं। और अब अगर मैं यहाँ ऊपर आ जाऊँ बॉक्स, अब मैं आईडी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिक हो रहा हूँ थोड़ा। यहाँ पे बॉक्स बोल रहा हूँ, बॉक्स के अंदर का H1 सेलेक्ट करना है और बोलूँगा कलर इक्वल्स टू लेट्स से कैडेट ब्लू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैडेट ब्लू। तो अब क्या लगता है अब क्या होगा? अभी तो मैंने आईडी यूज़ नहीं किया है, अभी कैडेट ब्लू पहले लिखा है मैंने एंड रेड बाद में लिखा है। तो अभी रेड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो अभी मैं यहाँ रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो देखिए अभी यहाँ पे कैडेट ब्लू ही आ रहा है रेड की जगह, क्योंकि लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक होके बताया है कि बॉक्स के अंदर वाला H1, तो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिसिटी हायर है तो इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। अगर मेरे को कभी ऐसे देना है कि कोई चीज़, अगर आप कोई CSS फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ कर रहे हो, अभी तो बिगनर हो आप, पता है मुझे, लेकिन अगर समझ लीजिए कि कभी फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हो और आप कोई प्रॉपर्टी ओवरराइड करना चाह रहे हो कि चेंज नहीं हो रहा है कोई चीज़ का कलर, सो अगर मेरे को उसको रिस्पेक्ट करवाना है इस कलर को कि मेरे को रेड ही चाहिए, अगर मैं स्पेसिफिक नहीं होके मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आके मैंने बोल दिया H1 डायरेक्ट, तो यहाँ पे उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में, क्योंकि लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्पेसिफिक होके बता दिया जैसे यहाँ पे होके बता रहा था, तो फिर इसकी भी स्पेसिफिसिटी सेम हो जाएगी उससे। बट अगर मुझे वैसे नहीं चेंज करना है, अगर मुझे ऐसे ही अगर टैग सेलेक्ट करके ही चेंज करना है, मुझे बोलना है उसका कलर मुझे चेंज करना है टू रेड, और मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ तो वो नहीं हो रहा है क्योंकि लिए मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा स्पेसिफिक होके बताऊँ, यहाँ पे उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, मैं यहाँ पे उसके आगे उसकी वैल्यू के आगे इम्पोर्टेंट लिख सकता हूँ एंड देन यहाँ पे आके अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए उसकी मतलब उसकी स्टाइल यहाँ पे चेंज हो गई है। बट ये रिकमेंडेड नहीं है, ये जब आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर अगर फिर भी चेंज नहीं हो रहा है तब आपका ये लास्ट ऑप्शन रहेगा चेंज करने के लिए। ये आपको अपनी स्टाइल शीट में ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, बस कभी कभार जब आपने सारी चीज़ें ट्राई कर लिया स्पेसिफिक हो गए तभी आपको ये ट्राई करना है मतलब तभी आप यूज़ कर सकते हो इस इम्पॉर्टेंट के ऑप्शन को। सो अभी मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं कि फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है। अगर आपको फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो वो भी दिखा देता हूँ। सो उसके लिए हमारे पास एक टैग बोल रहा हूँ, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है फ़ॉन्ट फैमिली नाम से, सो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ़ॉन्ट फैमिली, एंड बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पहले से HTML5 में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है, तो आप सर्च कर सकते हो HTML5 फ़ॉन्ट्स, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के नेम मिल जाएंगे।
सो मैं यहाँ से एक पिक कर लेता हूँ, ये एरियल नाम का फ़ॉन्ट है, ये ले लेते हैं। सो अभी आप देख सकते हो मेरा फ़ॉन्ट कैसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है मेरा फ़ॉन्ट। इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा दिख के आए, वाइट कर देते हैं तो थोड़ा दिखेगा हमें। सो इसका कलर चेंज कर दिया। सो मैंने वहाँ से एक फ़ॉन्ट का नेम पिक कर लिया था। सो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट का नेम दे देता हूँ एरियल, एंड अब यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो कोई चेंजेस नहीं आया, अफसोस। आई गेस पहले से वही फ़ॉन्ट है, तो हम कोई दूसरा फ़ॉन्ट ले लेते हैं। यहाँ उस फ़ॉन्ट के रेफरेंस को ओपन करके दूसरा फ़ॉन्ट ले लेते हैं। कौन सा फ़ॉन्ट, ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ फ़ॉन्ट के नेम को। देन आते हैं यहाँ पे एंड रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। और भी तरीके हैं, हमको सिर्फ ये जो पहले से डिफ़ाइंड फ़ॉन्ट्स है वही यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल फ़ॉन्ट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं अलग से न्यू फ़ॉन्ट्स इंपोर्ट करके, बट वो फिर थोड़ा अभी इस वीडियो के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हम कभी और किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियोज़ भी CSS की बनाते रहूँगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ इनफ नहीं रहेगा, ये फ़िलहाल सिर्फ बेसिक है। सो या इस तरीके से आप फ़ॉन्ट फैमिली ऐड कर सकते हो। और अगर आपको फ़ॉन्ट की थिकनेस चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो फ़ॉन्ट वेट के थ्रू। यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी है आपके पास, उसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ आप देख सकते हो नॉर्मल, लाइटर, बोल्डर, बोल्ड, तो ये भी आप कर सकते हो। बोल्डर से पहले से ही बोल्डर है लगता, तो अगर आप इसको लाइटर करो तो थोड़ा लाइट हो जाएगा, तो थोड़ा देखिए फ़ॉन्ट का वेट कम हो गया, थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा थिन हो गया फ़ॉन्ट। और उसकी जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, 500, 600 ऐसी वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हो फ़ॉन्ट वेट चेंज करने के लिए, अगर आप गूगल फ़ॉन्ट्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे हो तब, या वो फ़ॉन्ट पे सपोर्टेड। देखो मैंने यहाँ पे 800 दे दिया तो वो फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज हो गई, थोड़ा बोल्ड हो गया। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट वेट भी चेंज कर सकते हो। और मेरे हिसाब से शायद इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, जितना मैंने अभी आपको बता दिया है। मैं ये वीडियो को फुल प्लान नहीं किया था, फ्री स्टाइल ही करते जा रहा था, तो मेरे को जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी आई गेस उतनी मैंने कवर कर ली है। सो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि ये वीडियो इनफ थी या नहीं बिगनर के हिसाब से, या वीडियो पसंद आई या नहीं आई, कि वापस करना चाहिए या नहीं, कुछ ज़्यादा रैमलिंग हो गई ये वीडियो में ऐसा लगता है। तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं वापस से चाहिए तो CSS के अलग टाइप में वीडियो बना दूँगा। सो आई गेस अभी के लिए ये इतना काफ़ी है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दो, और जिसको CSS सीखना होगा उसके साथ में शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी दबा दीजिए, तो जब भी मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आगे, सो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं आगे और भी वीडियोस, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स की वीडियो डालूँगा। अभी तो हमने सिर्फ खाली देख लिया प्रॉपर्टीज़ को, तो प्रॉपर्टीज़ को साथ में कैसे यूज़ करना है वो सब भी हम आगे देखेंगे, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।